सो क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए, ठीक है, जो नहीं आए वो बाद में वीडियो से कवर कर लेंगे, आप लोग देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन आपके सामने है, द रिएक्शन बिटवीन द ए एंड बी इज अ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत देखते ही क्लियर हो रही है कि उसने बोला है कि एक रिएक्शन की जो रेट है ना वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए की पावर 1 है, और जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी की पावर बोलो क्या है, जीरो। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने बना दिया। उसके बाद सवाल बड़ा सिंपल सा है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। अब एक बात मुझे बताओ आप लोग, पहले वाले में तो कुछ ब्लैंक है ही नहीं, आपको ए का कंसंट्रेशन भी दे दिया है, बी का भी दे दिया है और रेट भी दे दिया है। आप उसने करना क्या है, करना है एक्चुअली उसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। जैसे सेकंड वाला ब्लैंक मुझे भरना है बच्चों, सेकंड वाला मुझे भरना है। एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे सेकंड वाले को फिलअप करना हो तो सेकंड वाले में मुझे ए का कंसंट्रेशन निकालना है, बी का दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। एक बात सोचो, दिमाग लगाओ सब बच्चे, बी का दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और मुझे ए निकालना है, तो यार के भी तो पता होना चाहिए, के भी तो पता होना चाहिए। तो पहले वाली इक्वेशन में सब कुछ दिया हुआ था सिवाय के, तो पहले वाली इक्वेशन से पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, रेट कांस्टेंट की, उसके बाद जब जो बोलेगा वो हम निकाल लेंगे। तो मैंने पहले वाले में बोला कि रेट कितना है, बोलो 2 × 10⁻⁻²। के मुझे नहीं पता, ए का वैल्यू 0.1 है, बी का वैल्यू 0.1 की पावर 0 है, सो के आ जाएगा बच्चों, बोलो एक सेकंड कितना आएगा देखो, हेलो 0.2 होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, के की वैल्यू कितनी, तो के की वैल्यू आ गई 2 × में 10⁻⁻, मैंने गलत लिख दिया शायद, है ना, 10⁻⁻1 है नीचे, तो ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻1। के की वैल्यू 0.2, के की वैल्यू, अब के की वैल्यू 0.2 आ गई तो बोलो रेट की इक्वेशन को तुम लोग कैसे लिखोगे। अब रेट ओए बस 0.2 ए की पावर 1 और बी की पावर 0। अब सुनो अगला पार्ट क्या है बच्चों, नहीं आया तुम लोगों को समझ में, नहीं आया बंसिका, अब ये कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। क्यों, तुम लोग क्या करोगे, ओए तुम लोग बोलोगे रेट कितनी, रेट कितनी 4 × 10⁻², ये है 0.2, ए मुझे निकालना है, बी भाई, अरे मैं कह रहा हूं बी कुछ भी हो भाई, पावर 0 होने से 1 हो जाएगा, तो बोलो ए का कंसंट्रेशन कितना आ गया, बोलो 4 × 10⁻² अपॉन में 0.2, तुम लोग देख सकते हो, कर लोगे ना, अरे यार वो ऊपर जाके हो जाएगा 2 × 10⁻1, 0.2 आ गया, ए में 0.2 आ गया। अगली बार क्या करोगे नितिन, ए दिया हुआ है, बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसी में ए को पुट कर बी को पुट कर रेट आ जाएगा इस बार, क्योंकि तुमने मेन इक्वेशन पकड़ ली ना। अब मेन इक्वेशन तो ये वाली बन गई ना, क्योंकि रेट कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं, तो अब ए को पुट करके रेट निकाल लूंगा, ए और बी को पुट करके, और अगली बार बी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ए फिर निकाल लूंगा। तो मेरे को लगता है यार ये इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ूं, हाँ भाई सचिन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, कह रहा है आप लोगों को क्या करना है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाना है। अरे यार ये तो मैंने तुम्हें क्लास में करवाए हैं, मुझे बताना जरा 11वें क्वेश्चन के अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाते मैं क्या बोलूंगा कि रेट बराबर क्या होगी, के ए की पावर कुछ x होगी, बी की पावर कुछ y होगी। क्लास प्लीज बोर्ड पे, ए की पावर कुछ x होगी, बी की पावर कुछ y होगी, जो कि मुझे निकालनी पड़ेगी भाई, और वो निकलती है एक्सपेरिमेंटल डाटा से। मैं कह रहा हूं डाटा देख के ही आइडिया लग रहा है, पहले और लास्ट को देखो, क्योंकि पहले और लास्ट के अंदर बी सेम रहा है। बी क्या रहा है बोलो, अरे ट्रिक के जरिए बता रहा हूं, मैंने बस तुम्हें कराना सिखाया था। तो अगर बी सेम रहा है तो मैंने देखा ए को 4 गुना करा, अगर ए को 4 गुना करा बी को सेम रखते हुए, तो मैंने पाया रेट भी 4 गुना बढ़ रही है। देख लो, कुछ कह रहे थे 4 गुना कैसे, 6 है, ये 2.4 है। अरे यार पॉइंट्स को तुम एडजस्ट करोगे तो 24 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10⁻³ बन जाएगा। तो एक तरीके से ये 4 गुना हुआ है। कितने गुना हुआ बोलो, तो उसको 4 गुना करने पे ये 4 गुना ही हो रहा है। अगर ए को 4 गुना करने पर हमारा रेट भी 4 गुना ही हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो 1। लेकिन मैं तुम लोगों को बता चुका हूं तुम्हें ये पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में तरीका सब्जेक्टिव वाला चलेगा। दूसरी बात, वाई निकालते एक बार। मैंने कहा सेकंड और थर्ड को देखो, सेकंड और थर्ड को ए को सेम रखा है, बी को दुगना करा है, बी को दुगना करा और 7.2 से 2.88 फिर दोबारा 4 गुना दिख रहा है। देखो 72 से 288 यार 4 गुना, तो किसी को दुगना करने पर रिजल्ट 4 गुना का मिल रहा है, मतलब y की वैल्यू 2। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो तैयार हो गया, वही पूछा था रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट कांस्टेंट भी पूछा। चल चिंता मत करिए, रेट कांस्टेंट भी सिखाता हूं। आप मुझे बताओ रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा? अच्छा करके दिखाऊं मैं निकालने वाला मेथड, या तुम्हें आता है?
अरे वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, करूं? सभी बोलो, अगर किसी को डाउट है तो बोल दो, हैंड रेस कर दो। तो क्रिएट लो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बोलो? रेट बराबर में के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। आपको पता है ना कैसे करना है? रेट पुट करना, ये पुट करना, ये पुट करना पहले वाले केस से, फिर ऐसे दूसरे से पुट करना, डिवाइड करना, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी, जैसे मैंने क्लास में पहले सिखाया था आपको ड्यूरिंग द रिवीजन टाइम, है ना? तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, ये बन गया। ओए रेट लो एक्सप्रेशन तो आ गया, अब कह रहा है मुझे रेट कांस्टेंट और बता दो। किसी भी एक इक्वेशन, एक सेट को पकड़ लो, तुम लोग रेट की वैल्यू पुट करो, बोलो कितनी? 6 इंटू 10 की पावर -3 के ए बोलो कितना? 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर के कैलकुलेट कर लोगे यहां से? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? वैल्यू पुट करके निकाल लेना, आगे बढ़ा जाए। आशीष बात समझ में आ गई? रेट लो एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 10, सिमिलर क्वेश्चन कह रहे ऑर्डर बता दो। ऑर्डर कैसे पता लगेगा? जब रेट लो एक्सप्रेशन बनेगा तो उसकी जो पावर्स का सम होता है बोलो वो क्या होता है? ऑर्डर। और मामला फिर बिल्कुल साफ है, सर यहां पर कुछ बदलाव करे गए हैं और उसके बाद उनसे बोला गया है। सो गाइस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या करवा दूं? इस क्वेश्चन के अंदर भी ए और बी है तो बोलेंगे रेट लो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अच्छा देख के कैसे बताओगे? देखो मेरे को तो क्या दिख रहा है, 0.20 0.20 ए तो सेम है। बी को अगर मैंने 0.10 से उल्टा भी देख सकते हो ना, बी को मैंने 0.10 से 0.30 करा, मतलब 3 गुना करा, तो रेट मेरी सेम रही। अगर किसी को तुम 3 गुना कर रहे हो बट फिर भी रेट पे कोई असर नहीं है, रेट पे कोई असर नहीं है, तो पावर 0 है। पावर बोलो क्या है? तो मेरा y तो 0 है बच्चों, y तो बोलो क्या है? और अगर मैं अब a के लिए जाऊं तो a के लिए कैसे करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्योंकि a के लिए डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि a में भी चेंजेस हुए दिखाए हुए हैं और b में भी चेंजेस हुए दिखाए हुए। दिख रहे हैं आप लोगों को? अरे नहीं दिख रहे? b के साथ 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, b के साथ कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, b के साथ डिपेंडेंसी है ही नहीं। बहुत बढ़िया, हम इसको सोच सकते हैं ऐसे कि b के साथ डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो अगर आपने b को चेंज भी करा, 0.10 से 0.05 भी करा, तो b के साथ तो डिपेंडेंसी है ही नहीं, पावर 0 है। तो आपने इसको दुगुना करा, रेट पे क्या असर पड़ा सारा कुछ आप देख सकते हैं। अरे मान लो कि चलो तुम नहीं सोच पाए तो तुम लोग क्या करना, मुझे तुम बताओ, y 0 आ गया, पहले तो y तो 0 आ गया। अरे कैसे आया एक बार कर ही लो तुम लोग कैलकुलेट। सुनो रेट बोलो कितना है पहले वाले केस का? पहले वाले केस का रेट बोलो सब बच्चे, इतना। के मुझे नहीं पता, रेट कांस्टेंट है। ए बोलो कितना है बच्चों? बातें नहीं, 0.20 की x और b बोलो कितना है? 0.30 की y। चलो बताओ अगला वाला वैल्यू बताओ क्या है? 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 विद द रेट कांस्टेंट के। ये वैल्यू फिर से बच्चों 0.20 की पावर x है और 0.10 की पावर y है। फर्स्ट इक्वेशन। और चलो बोलो, बोलो क्या आएगा डिवाइड करने पे? डिवाइड करो इनको, डिवाइड करो। 1 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बोलो कितना आएगा? 0.30 की पावर y अपॉन में 0.10 की पावर y। बोलो 1 बराबर में इन दोनों के मैं 0.30 अपॉन में 0.10 की कॉमन पावर y बना सकता हूं, और अगर मैं पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा और काटूंगा तो ये 3 की पावर y बराबर 1 आ रहा है। अब किसी की पावर कुछ है और फिर भी आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब पावर 0 है। तो 3 की पावर y, इसको मैं 3 की पावर 0 लिख सकता हूं, और y की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 0 आ गई। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तीसरे वाली इक्वेशन को यूज करते हैं। तीसरे वाली इक्वेशन बोलो क्या है? तीसरे वाली इक्वेशन है 1.43 इंटू 10 की पावर -4 रेट कांस्टेंट 0.40 की पावर x। अच्छा क्वेश्चन है। और 0.05 की पावर y। सही है। अब आप लोग क्या करो, मर्जी है आपकी, किसी से भी किसी को डिवाइड कर दो यहां पर। सो इसको किससे डिवाइड करूं? मान लो फर्स्ट से कर दिया तो बोलो कितना आएगा? दिस डिवाइडेड बाय में दिस, के 0.40 की पावर x। 2 से करूं? बात तो एक ही पढ़नी है यार, फिर वही बात है, शोर कर रहे हो। 0.20 की पावर x और 0.30 की पावर y। किसी बच्चे को लगेगा दिक्कत आने वाली, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली यार। तुम्हें पता है y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 होने से टर्म्स क्या होगी? खत्म होगी। y की वैल्यू 0 होने से टर्म्स क्या होगी? खत्म। किसी की पावर 0 बोलो क्या होता है? 1 होता है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज हो सकता है, वही क्वेश्चन हो जो मैं सोच रहा हूं। ये तो 1 1 हो गए। अब यहां पर आपका क्या आएगा? 40/20 बनेगा 2 की पावर x, 2 की पावर
पूरा हट गया और ये पूरा का पूरा सारा सामान ये वाला पावर 0 है तो 1 हो गया, यहां पर 2 की पावर x हो गया। अरे इधर इसको बताओ क्या आएगा, 1.43 अपन 5.07, ये पूरा कट नहीं रहा बच्चों, ये बन रहा है 10 और ये कुछ और बन रहा है, कितना बन रहा है, डिवाइड कर लेते हैं एक बार, कितना आएगा बताओ, 1.43 डिवाइड बाय 5.07, दिस विल बी 0.28 और 10 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2.8। अब देखो सही है, इसीलिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जहां पर आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगा। अब यार तुम मुझे एक बात बताओ, अगर 2 की पावर x बराबर 2.8 आ गया, या 2 की पावर x बराबर 2 आता तो तुम बोलते पावर 1 है, 2 की पावर x बराबर 4 आता तो तुम बोलते 4 को लिख सकते हो 2 का पावर 2 तो पावर 2 होगी, 2 की पावर x बराबर 16 आता, 2 की पावर 4 बोल देते, 4 आई थी पावर, लेकिन 2 की पावर x बराबर 2.8 है, अब तो कुछ चारा नहीं है। ऐसे में लॉगरिथम टेक्निक आपके काम आएगी, आपको लॉग ही लगाना पड़ेगा, देयर इज नो अनदर वे जिसके जरिए आप लोग इसको फाइंड कर सके, क्योंकि जो x की वैल्यू है ना, अब ये कोई एक इंटीजर नहीं है, परफेक्ट इंटीजर नहीं है, क्योंकि 2 की पावर x मेरे आंसर अगर 2 करती, 4 करती, 8 करती, 16, 32, 64 तो मैं पावर बता देता सीधा, लेकिन ये 2.8 कर रही है, इसका मतलब पावर बोलो किसमें, फ्रैक्शन में, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होता है सचिन, 2 की पावर 1 क्या होगा 2 और 2 की पावर 2 4, क्योंकि रिजल्ट मेरा 2.8 है, इसका मतलब पावर बीच में कहीं है, फ्रैक्शन में है, नहीं आ रही बात समझ में। ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपको लॉगरिथम की मदद लेनी है, मेरी बात बार बार सुन लो, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था ऐसा कोई दिक्कत, उसको सॉल्व करोगे डायरेक्टली मिलेगा आप लोगों को। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये आंसर 8 होता है यहां पर तो क्या प्रॉब्लम थी, 2 की पावर 3 लेके कर देते ना, लेकिन नहीं कर पाएंगे, इस बार 2.8 है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बातें नहीं भाई, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बताओ क्या हो जाएगा, करने दो उसको, लॉग 2.8 बराबर में log 2 की पावर x। अब एग्जामिनर तुम लोगों को log 2.8 देके बैठा होगा एग्जाम में 100%, तो इसकी वैल्यू लगभग होगी 0.45 के आसपास या 0.44 के आसपास, क्योंकि log 3 होता है 0.47, तो बस चुप हो जाओ, 0.44 समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद इधर क्या होगा, log m की पावर n है, log m की पावर log m की पावर n है, x आगे आ जाएगा, क्या बच जाएगा बोलो, log 2, तुम जानते हो 0.44, ये बन गया x और ये हो गया 0.30, मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.44 अपॉन में 0.30 विल बी x इक्वल टू में 22/15, तुम लोग इसको डिवाइड करके देख लो, कर सकते हो 22/15, क्या आएगा, अरे यार 22/15 नहीं आता, 22/15 कितना आएगा, 22/15 कितना होता है, 1.46। इसका मतलब मुझे बताओ मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन, मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बन गया, के ए की पावर 1.46 और बी की पावर, एक क्वेश्चन ये भी, अब ये तो आपने नहीं करा था ना ऐसा क्वेश्चन, अब आपको पता लग गया कि पेपर में कैसे डील करना है। अरे यार रेट लॉ एक्सप्रेशन के जितने भी क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास हमने करे थे वो सारे इंटीजर्स पे सॉल्व हो रहे थे प्रॉपर, समझ में आ रहा है, अगर इंटीजर पे सॉल्व ना हो तो कैसे करना है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फंसोगे तो नहीं अभी सिचुएशन में, इसीलिए आपको एक्सरसाइज करना भी जरूरी है ताकि ऐसी कोई सिचुएशन सामने आए तो हम डील कर सकें उसके साथ। चलिए बातें मत करो यार, ओए बस 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 चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोर्ड पे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर इन ए, अब जल्दी जल्दी करो भाई, एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इन ए है, मतलब ए की पावर 1 और सेकेंड ऑर्डर इन बी है, बी की पावर 2, कह रहे राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या तुम लोगों को याद है कि मैंने तुम लोगों को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन सिखाई थी, क्या होती है, इस रेट को अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं इस रेट को ऐसा लिख दूं तो इट विल बी योर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, एग्री और नॉट, अरे यार बताया है ड्यूरिंग द क्लास, पढ़ नहीं रहे तो भाई कुछ नहीं हो सकता, कितना ही बता लो फिर तो।
बोर्ड पे बन गया। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बताना जरा, अगर मैं इस रिएक्शन में बी को 3 गुना करूंगा तो मेरे रेट पे क्या असर पड़ेगा? बी को 3 गुना करूंगा तो रेट पे क्या असर पड़ेगा? 3 का स्क्वायर 9 गुना होगा। नहीं आ रही बात समझ में? आयुष, बी को 3 गुना करेगा तो रेट पे क्या असर पड़ेगा? 9 गुना होगा। सिंपल है। उसके बाद हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। यार कर दो, ए को भी डबल करो, बी को भी डबल करो। इसको डबल करोगे 2 गुना, इसको डबल करोगे 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 बोलो कितना आएगा? 8 गुना का रेट पे असर पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है यार। और बताऊं, बहुत बार सीबीएसई ने ये भी पूछा है। आप लोगों को लगता है कि मुश्किल 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 ही आता होगा, बहुत बार वो ऐसे इजी क्वेश्चंस डालता है एग्जाम के अंदर। अब आपके सामने क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जल्दी से देखिए, खत्म होने वाली एक्सरसाइज। कह रहा है इन ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब शूडो का भी टेंशन मत लो, शूडो से कोई रिलेशन नहीं इस क्वेश्चन का भी। फिलहाल आपको अलग अलग टाइम पर रेट दिया हुआ है, सॉरी कंसंट्रेशन दिया हुआ है ईस्टर का। क्वेश्चन पढ़ो। इन शूडो फर्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन वाटर। क्या तुम्हें पता है कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं? छोड़ो, ये तुम्हें पता होगी तो भी ठीक है, नहीं पता होगी तो भी ठीक है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बनता है, ये मैंने तुम लोगों को ऑर्गेनिक में सिखाया। अब उसने अलग अलग समय पर तुम्हें ईस्टर का अमाउंट दिया है। कह रहा टाइम 0 पर ईस्टर इतने मोल पर लीटर था, 30 सेकंड्स के बाद इतना बचा, 60 सेकंड्स के बाद इतना बचा, 90 सेकंड के बाद इतना। आपको पता है रिएक्शन चल रहा है, ऑब्वियसली बात है रिएक्टेंट खत्म होएगा। रिएक्टेंट क्या होएगा? खत्म। वो आपको अलग अलग टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस दिखा रहा है। अब सवाल समझिए क्या है। कह रहे कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन द टाइम इंटरवल 30 से 60 सेकंड। 30 से 60 सेकंड के बीच में रेट क्या होगी? एवरेज रेट क्या होगी बताओ जरा। तो रेट क्या होती है बोलो? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन। क्या तुम्हें आता है ये? अरे अब तो बिल्कुल पहले वाले सेक्शन से क्वेश्चन चल रहे थे, इजी वाले से। तो 30 से 60 सेकंड्स के बीच में कितना टाइम का चेंज है बोलो? 60 माइनस 30। और कंसंट्रेशन में कितना चेंज है? तो 0.17 माइनस में 0.31 बोलो कितना आएगा? माइनस का था लेकिन प्लस हो जाएगा। सो 0.14 अपॉन में 30 सॉल्व कर लोगे तो जो भी आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ता है। कैलकुलेट द शूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब इसने आप लोगों को रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने को बोला है। अब लेकिन शूडो फर्स्ट ऑर्डर तो मैंने आप लोगों को भी बता ही नहीं रखा। इस वाले पार्ट को भी अगर शूडो वाला बताने दो मुझे, फिर मैं इसको लिखवाता हूं आप लोगों को करना क्या होता है। अभी शूडो वाला बताऊंगा पार्ट, तब सेकंड वाला पार्ट बता दूंगा। फर्स्ट वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? एक बार आओ भाई। ओए 7th क्वेश्चन खत्म कर दो, देखते के साथ ही। कह रहे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट में क्या असर पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगी। किसने बताया? अरीनेस इक्वेशन। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इज k इज इक्वल टू में a e की पावर माइनस EA बाय RT। सो हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट बी रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली। इसको क्वांटिटेटिवली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बाय अरीनेस इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट, एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। यार बता दो जल्दी से खुद ही। रिएक्टेंट की पावर 2 है, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्टेंट के साथ इसका मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट के साथ सेकंड ऑर्डर इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट की पावर बोलो कितनी है? 2। ये सेकंड ऑर्डर है। कह रहा है बताओ डबल करूंगा तो रेट पे क्या असर पड़ेगा, और आधा करूंगा तो क्या पड़ेगा? यार डबल करूंगा 4 गुना हो जाएगा, आधा करूंगा 1/2 करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स रेट हो जाएगी। अब शुरू के क्वेश्चन है भाई, ये तो एकदम देखते देखते ही हो जाएंगे। आ जाओ। मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की रेट को असर डालते हैं? कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। पढ़ाए है ना? 2-3 फैक्टर्स आप लोग बता सकते हैं, इनफ है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे तो फालतू का ही है, लेकिन सुन लीजिए, कोई नहीं, एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा इज्जत देना पड़ेगा क्वेश्चन को भैया। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है? द डीकंपोजिशन ऑफ अ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फलाना ठिकाना जो भी है। और उसके बाद आपको रेट दिया, रेट दिया K बराबर में इसका कंसंट्रेशन की पावर 3/2। और क्या बोलता है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय द इंक्रीज इन द प्रेशर इन अ क्लोज वेसल, सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। रेट को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सुनिएगा पूरी बात। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड द टाइम इन मिनट्स, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट एंड द रेट कांस्टेंट। चिंता मत करिए, ढंग से सुनिएगा क्वेश्चन को। आपको बोला गया कि अगर ये इक्वेशन है तो आपको रेट कांस्टेंट की पहले तो यूनिट बताओ। अगर इसके अकॉर्डिंग हो तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी?
हालांकि उसने से क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे बताओ रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर मुझे ऐसे में बतानी तो क्या होगी? रेट सब बच्चे बताइए किस में होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे? ढंग से सुनिएगा, सारा यूनिट का मुद्दा इसी क्वेश्चन में खत्म करा दूंगा। सारा यूनिट का मुद्दा ढंग से सुन लीजिएगा इस चीज को। आप लोग रेट जो है वो क्या होती है? रेट होती है, किसी भी चीज की रेट होती है उसका कंसंट्रेशन का चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या? चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन किस में होती है? मोल पर लीटर में। वो तो होती है मोल पर लीटर में। और टाइम किस में होता है बोलो जरा? सेकंड में। तो यूनिट बनेगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ये होगी। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हर बार अलग होंगी। आपको पता है ये कौन है? ये किसी की कंसंट्रेशन है, और किसी की भी अगर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर की पावर 3/2। अब मुझे बताओ रेट कांस्टेंट कितना आएगा? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय क्या आएगा? मोल की पावर 3/2 और एल की पावर भी -3/2। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के? ओए यूनिट ऑफ के बताओ। मोल की पावर 1 और नीचे मोल की पावर 3/2। लखन, ऊपर मोल की पावर 1, नीचे मोल की पावर 3/2, ऊपर जाके -3/2 होगा। तो 1 में से जब 3/2 घटेगा तो बोलो कितना आ जाएगा? मोल की पावर माइनस का 1/2। एल की पावर -3/2 जब ऊपर जाएगा तो एल की पावर +3/2 हो जाएगा। तो -1 के अंदर तुम +3/2 करोगे तो वो 1/2 बचेगा। तो बोलोगे एल की पावर 1/2 और सेकंड की पावर -1 आया। अभी लेकिन एक बात सुन लो, अभी एक बात सुन लो यार। अगर ये होती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी बोलो? सपोज करो तुम लोग कहते हो यूनिट कैसे निकालनी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? रेट बराबर में के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। अरे जीरो ऑर्डर में क्या होता है? रेट बराबर में के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0। किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो। बोलो इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट की तो यही रहेगी फिक्स हमेशा। के की हमेशा चेंज होगी बिकॉज के इसकी होती है मोल पर लीटर। अरे कंसंट्रेशन की पावर 1 यार, तो मोल पर लीटर की पावर 1। अब बताओ मोल से मोल गया, पर लीटर से पर लीटर गया, रेट कांस्टेंट की यूनिट बोलो क्या आ गई? पर सेकंड। क्या आ गई बोलो? फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड आ गई। सोचो जीरो ऑर्डर है, सोचो जीरो ऑर्डर है तो के आर की पावर 0। बोलो ये हो गई मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये मेरा है रेट कांस्टेंट, और ये तो कंसंट्रेशन की। अरे मोल पर लीटर की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा ना। तो बोलो इसकी यूनिट क्या आ गई? आपको पता लगा कि रेट कांस्टेंट की यूनिट हर एक ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलो क्या है? अलग है। जैस्मिन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग यूनिट है, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर सेकंड ऑर्डर की पूछ ली एग्जामिनर ने आपको परेशान करने के लिए बोल दिया मुझे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। तो मैं क्या बोलूंगा? रेट तो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड में, और ये होएगा मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो मेरा मोल का स्क्वायर ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, नीचे आ जाएगा मोल का स्क्वायर, एल का -2। तो यूनिट ऑफ के बोलो इसके लिए कितना आ जाएगा? तो मोल -1 L1 और पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर पूछ ले, फोर्थ ऑर्डर पूछ ले, किसी का भी पूछ ले। अब क्वेश्चन ये जो था ना, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर था ही नहीं लक्ष्य, ये था 3/2 ऑर्डर। अब 3/2 ऑर्डर का कैसे बताया? समझ में आ गया आप लोगों को? अरे नहीं आया समझ में। मैं कह रहा हूं किसी के भी के का यूनिट पूछे, के हमेशा ऑर्डर के हिसाब से अपनी यूनिट चेंज कर लेगा। कैसे निकालने में समझ में आ गया आप लोगों को? लेकिन उसने क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया बात बोली। उसने बोला कि अगर मैं रेट को प्रेशर्स की टर्म्स में कैलकुलेट करूं, क्योंकि आप लोगों को याद है एक टॉपिक हमने छोड़ा हुआ है न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए, वो प्रेशर वाला टॉपिक है। कोई नहीं, सुन लीजिए इसको भी। CH3OCH3 इसकी पावर कितनी बोलो? 3/2। कह रहे हैं कि अगर सब कुछ हम कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर पे कैलकुलेट करने लग जाए, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय द इंक्रीज इन प्रेशर इन क्लोज वेसल, सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डाइमिथाइल ईथर इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स। तो रेट का यूनिट क्या होगा? रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? भाई तुम लोगों ने अगर चैप्टर एक बार पढ़ा है ना, तो तुम याद करो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस भी पढ़ा है। क्या फर्क आता है? क्या फर्क आता है? उसमें जहां जहां कंसंट्रेशन होता है वहां वहां बोलो क्या आता है? प्रेशर। तो जहां जहां मोल पर लीटर यूनिट ले रहे हो वहां पर प्रेशर की यूनिट आ जाएगी। उधर पता है क्या होता है? उधर रेट हो जाता है एक तरीके से, जहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन ले रहे हो बोलो क्या लोगे? चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या? टाइम। रेट क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या? अरे नहीं आ रहा समझ में। तो प्रेशर का चेंज किस यूनिट में आएगा बोलो? बार में। अरे उसने बोला है बार भाई, और टाइम का उसने भी बोला है मिनट। तो मैं बोलूंगा रेट का यूनिट ऐसे में क्या हो जाएगा बोलो? बार पर मिनट। बस वो ये कहना चाह रहा है अगर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर हम करने लग जाए सारी चीजों में, क्योंकि उसने बोला ना जहां कंसंट्रेशन थी वहां प्रेशर ले लो, जहां कंसंट्रेशन थी वहां। तो मैं अगर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लूंगा तो मेरा रेट का यूनिट चेंज होकर हो जाएगा बार पर मिनट, क्योंकि टाइम वगैरह मिनट में लो। नहीं आया ना? टाइम किस में लो? मिनट में।
क्लिक नहीं हो पा रहा शायद, नंदिनी नहीं आ रही बात समझ में। उसने बोला अगर मैं कंसंट्रेशन की रिप्लेसमेंट में क्या ले लूं, प्रेशर ले लूं। कहां बोला सर पहले कंसंट्रेशन ले रहा था अब प्रेशर ले रहा है, और कह रहा है प्रेशर को बार में लो, टाइम को मिनट में लूं, तो अब नई रेट की यूनिट्स क्या होंगी और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी। तो मैंने कहा भाई ऐसे में रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, बट आप कह रहे कंसंट्रेशन जगह प्रेशर लेना है तो प्रेशर अपॉन टाइम, प्रेशर बार में, टाइम मिनट में, तो बार पर मिनट। अब मैंने बोला रेट का यूनिट हो गया बार पर मिनट, बार पर मिनट, बार पर मिनट, के में निकालना है। प्रेशर किसमें होगा, बार में, तो बार की पावर 3/2। बोलो क्या आ गया, के क्या आ गया, के क्या आ गया, बार पर मिनट अपॉन में बार की पावर 3/2, ऊपर पावर 1 नीचे से पावर -3/2 जाएगी, तो बार की पावर हो जाएगी -1/2 पर मिनट इज द यूनिट ऑफ के। क्या यूनिट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ भी नहीं था भाई, तुम्हें मैं इन शॉर्ट खत्म करता हूं चीजों को, सुनो मेरी बात, इन शॉर्ट बताता हूं। कभी भी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पूछे यूनिट, आप लोग ऐसे बता देना। रेट की हमेशा वही रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। के अकॉर्डिंगली आपके सबके आंसर अलग अलग आएंगे, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में पावर 1 होगी, जीरो ऑर्डर में पावर 0 होगी, सेकंड ऑर्डर में पावर 2 होगी, 3/2 पावर में ऐसे आएगा आंसर। अब वो बोल रहा है अगर कंसंट्रेशन का प्रेशर ले लूं तो फिर यूनिट्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे। अगर कंसंट्रेशन का प्रेशर लोगे तो जहां पर तुम्हारा कंसंट्रेशन का प्रेशर होगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड जहां आ रहा था अब आएगा सिर्फ बार पर मिनट। क्लियर हुआ? क्योंकि प्रेशर की यूनिट बार होती है, लेकिन बार उसने ली है खुद से कि प्रेशर को बार में लो, और कंसंट्रेशन थी मोल पर लीटर में। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? लगन है ना? ठीक है, चलो आगे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो भाई, जल्दी से कर दो यार, थर्ड क्वेश्चन देखते ही कर दो, देखते ही। क्या बोलते हैं? कहता है द डीकंपोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भैया रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, हाँ भाई रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर है। उसके बाद कहता है व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। अरे यार NH3 की रिएक्शन करा रहे हैं और N2 और H2 प्रोड्यूस करा रहे हैं, लिखा हुआ है NH3 से N2 और H2 प्रोड्यूस करा रहे हैं। कह रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का मतलब तुम मुझे बता दो क्या होता है? जीरो ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्टेंट की पावर 0 आएगी, रिएक्टेंट की पावर 0 आएगी। अब कह रहे हैं बताओ क्या रेट होगी रिएक्शन की, क्या रेट होगी रिएक्शन की अगर के इतना है, क्या रेट होगी अगर के इतना है? तो मैंने कहा के है हमारा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और NH3 जो है हमारा पावर 0 है तो 1 ही हो गया, खत्म। यही रेट होगी, यही रेट होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन की रेट कांस्टेंट के ही बराबर होती है, क्योंकि जिसके रिएक्टेंट की पावर 0 है तो 1 ही हो जाना है। समझ नहीं आ रहा ना चीजें? करके देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन समझ में आता है, आप लोग घर पे करके तो देखें। अब उसके बाद सुनो भाई, बातें नहीं प्लीज भाई। सेकंड क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे गलती करवा देगा अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो। ये दमदार क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही बहुत दमदार क्वेश्चन है। ढंग से सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं, आ जाएगा समझ में आसानी से। कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में, क्लास प्लीज बोर्ड पे नजरें, बिल्कुल बोर्ड पे, क्या बोल रहे हैं? 2a + b से क्या बना, और रिएक्शन का रेट लो, एक्सप्रेशन बना बनाया दे दिया। इससे ज्यादा आसानी तो कुछ कर नहीं सकता शुरू में, रेट लो एक्सप्रेशन बना बनाया दे दिया। अब क्या बोलता है? कह रहे के भी हम दे रहे हैं आप लोगों को, चलो के दे दिया, के दे दिया। आगे क्या बोलता है? कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन a इज इतना एंड b इज इतना। अरे a भी दे दिया और k भी दे दिया, रेट निकालना है। तो यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, क्वेश्चन में दम इसके बाद आएगा। पहले आप समझे, पहले रेट निकालते हैं। बोलो कैसे? k की वैल्यू सब बच्चे बोलो कितनी है? 2 × 10 की पावर -6। a बोलो कितना और b बोलो कितना? कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर -1 है, और ये वाला हमारा हो जाएगा 4 गुना में 10 की पावर -2। सो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 10 की पावर हो जाएगा -9। दिस इज मोल पर लीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। क्वेश्चन इसके आगे इंपॉर्टेंट है। आगे बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तब भी कैलकुलेट करो जब a घट के हो गया है 0.06, a इज रिड्यूस टू 0.06। बच्चा सबसे पहले मिस्टेक क्या करता है इस क्वेश्चन में कि जब वो बोलता है कि मुझे अब रेट कैलकुलेट करके बताओ जब a की वैल्यू 0.06 हो चुकी हो, तो यार तुम मुझे एक बात बताओ, सही बच्चे, बच्चा क्या करता है? कहता है रेट कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, 2 × 10 की पावर -6। a को उसने बोला कि घट के हो चुका 0.06, और b को ना वो गलती से 0.2 ही लेके कर देता है क्वेश्चन को।
यार ये गलती है, समझो मेरी बात को, सवाल तुम समझे नहीं शायद। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आप पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। रिएक्शन में 2A प्लस में B गिव राइज टू A टू B था। टाइम जब स्टार्टिंग का शुरू हुआ था तब उसने बोला कि A कितना है, बोलो सब बच्चे बोलो, A कितना है 0.1 और B कितना है 0.2। आप चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये 0.10 है और ये 0.20 है। अब वो बोल रहे कि अब रेट बताओ, तो मैंने कहा रेट बता दूंगा। दक्ष इधर, रेट कैसे बताऊंगा, के मेरे को पता है, ए मेरे को पता है, बी मेरे को पता है, 0.1 0.2 वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाल लिया। फिर कहता है रेट तब भी बताओ जब ए की वैल्यू घट के हो चुकी है 0.06। क्या हो चुकी है यार, तुम एक बात बताओ, रिएक्ट तो दोनों कर रहे हैं ना, रिएक्ट तो दोनों कर रहे हैं ना। अगर ए कुछ कम हो गया 0.10 से 0.06 तो बी भी कम हुआ होगा, बढ़ेगा क्यों? आदर्श अगर ए कम हो रहा है तो बी भी तो साथ में कंज्यूम हो रहा होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर ए मेरा 0.10 से 0.06 हो चुका है तो क्या एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि बी की अमाउंट भी घट रही होगी? समझ नहीं आ रहा। सो इफ ए रिड्यूस टू 0.06, इफ ए रिड्यूस टू 0.06 फ्रॉम 0.10 टू 0.06, सो हम बी का अमाउंट इतना नहीं ले सकते, अब बी भी घट गया होगा। अब कितना? अब इसके लिए बस एक सिंपल स्टोइचियोमेट्री आनी चाहिए, सिंपल स्टोइचियोमेट्री, बहुत बढ़िया। इसके दो को इसका 1 यूनिट कंज्यूम चाहिए होता है, तो अगर इसका मतलब आधा ही चाहिए होता है। अगर इसका 0.04 कंज्यूम हुआ है ना तो इसका बस 0.02 खत्म हुआ होगा, इसका पॉइंट, तो ये कितना बचा होगा? बस आप समझे कि क्वेश्चन में दम क्यों है, क्योंकि 0.18 के बारे में बच्चा सोचेगा भी नहीं, क्वेश्चन में कहीं वैल्यूज ही नहीं है। लेकिन आपको खुद सोचना है कि अगर वो 0.10 से 0.06 हुआ तो एट द सेम टाइम द बी ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रॉम 0.20 टू 0.18। एंड इतना क्यों भाई? क्योंकि सर उसके 2 यूनिट को इसका 1 यूनिट चाहिए। तो सर अगर इसकी 2 यूनिट कंज्यूम, इसकी 0.04 कंज्यूम हुई है तो इसकी आधी ही कंज्यूम हुई है, 0.02 कंज्यूम हुआ होगा। एंड 0.20 से 0.02 घटा लो, 0.18 आ जाएगा। नहीं आया ना समझ में? बंसी का को नहीं आया, अब हो गया, अब तो निकल जाएगा रेट इसका। क्लियर कनिष्का? डाउट है? और पहला क्वेश्चन क्या है, आपको रेट एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। सो फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर। ये तो भैया नकली क्वेश्चन है, पावर जोड़ दो, 2 हो गया, 3/2 हो गया, 1 हो गया खत्म। कहीं कुछ ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल है कहीं एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन तब तक डिफिकल्ट रहेगा चैप्टर जब तक खुद बैठ के एक क्वेश्चन 2 3 4 आप सीधा करते हुए आना। आप शुरू से शुरू करना, मैंने एंडिंग से शुरू करी थी ताकि हम मुश्किल वाले पहले कर लें, आप लेकिन सीधे से करना। और सीधे से मुझे बताओ जरा, कहीं पर भी आपको इस पेज पे ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं बनने लायक हो? घर पे करोगे, होंगे, बन रहे हैं यहाँ पर भी, समझ लीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेटेड इक्वेशन के क्वेश्चन थे, इजीली पकड़ में आ रहे थे यार। और यहाँ पर तुम लोगों को पता है अरीनियस के क्वेश्चन थे टेम्परेचर वाले, उनमें क्या प्रॉब्लम थी? टेम्परेचर वाले भी हो रहे थे। सही बात है कि नहीं? बचा है अभी भी लेकिन चैप्टर के अंदर चीजें अभी खत्म नहीं हुई चीजें। देखिए भाई, सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने अगर चैप्टर को पढ़ा हो तो पूरे 3 फेज में चैप्टर आप लोगों का बटा हुआ है। पहली फेज जो आप लोग पढ़ते हैं वो है आप लोगों की, जिसमें आप लोग रेट और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ते हो। सेकंड फेज में आप लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप लोग टाइम और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रिलेशन पढ़ते हो। उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं अरीनियस इक्वेशन, जहां पर आप लोग रेट का टेम्परेचर से रिलेशन पढ़ते हो कि टेम्परेचर के साथ रेट कैसे वेरी करती है। याद आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी सब कुछ आ गया था उसके अंदर। और फिर मैंने तुम लोगों को एक्सरसाइज शुरू करवाई थी और एक्सरसाइज के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए सब कुछ। लेकिन एक टॉपिक है जो हमने अभी नहीं करा है, तो सभी बच्चे उस टॉपिक को देखिए और आज ही खत्म हो जाना है आराम से। तो भाई क्या है, एक टॉपिक है जिसको मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस। तो भाई क्या चीज है? आइए, बस चुप हो जाओ बिल्कुल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसेस, ये क्या चीज है ढंग से समझिएगा। देखो जैसे कि मान लो कि मेरा ए भी स्पीशीज गैस में है, बी और सी जो बना वो भी गैस में ही है। एक रिएक्शन है जिसकी सारी स्पीशीज गैसियस स्टेट में है। तो मान लो कि जैसे कि मुझे आपको पता है कि रेट कांस्टेंट निकालना होगा किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो आप लोग जानते हो कि जो रेट कांस्टेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 2.303 बाय में बोलो क्या टी, या टी इधर कर दो, के इधर कर दो, यार बात तो एक ही है, लॉग। आप लोग जानते हो यहाँ पर क्या रखते हो? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ढंग से सुनना भाई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम की, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और ये फॉर्मूला अब आप लोगों के साथ बहुत फैमिलियर हो चुका है, जानते हैं ना, लॉग R0 बाय R।
तो आर नॉट क्या होता है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, जो टी टाइम पर है। लेकिन होता सब कुछ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ही, उससे निकलता है। बात समझ में आती है सचिन? लेकिन ये कहते हैं कि अगर हमारी जो स्पीशीज है वो सारी गैसियस स्पेस में, किसमें बोलो, तो गैसियस स्पेस में जब वो है ना, तो उनकी कंसंट्रेशन लेने की बजाय क्या लेना चाहिए, प्रेशर लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बोले कि भाई हमारी सारी स्पीशीज ना गैस स्पेस में, मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर में ना एक रिएक्शन चल रही है कि अमोनिया है, और आप जानते हैं कि अमोनिया किसमें टूटता है, बताओ जरा, नाइट्रोजन प्लस में, बोलो किसमें, हाइड्रोजन में। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, क्योंकि सारी स्पीशीज गैसियस हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन लेने की बजाय अगर मैं इनका प्रेशर लूं, क्या लूं बोलो, तो प्रेशर भी इनका कंसंट्रेशन का आइडिया देगा। जैसे कि सोचो, अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेशर और कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनली एक दूसरे के साथ होते हैं। अरे सोचो ना, इस रूम में अगर बोलो कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन की वजह से प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो अगर गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद आए, पता नहीं कितना आप लोगों को याद आएगा, आप लोगों ने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन पढ़ा होगा। अब आप पी को बोलो क्या बोल सकते हो, एन बाई वी आर टी, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये मोलैरिटी को इंडिकेट करता है, कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे मोल पर लीटर तो होता है, तो मुझे बताना ये कंसंट्रेशन हो गया। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि कंसंट्रेशन और प्रेशर एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। अगर कहीं कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी चीज की तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। बस कहना क्या चाह रहे हैं, टॉपिक थोड़ा लास्ट में इसलिए कर रहा हूं बिकॉज़ बिल्कुल हटके है पूरी उससे, और है बहुत आसान। मतलब तुम्हें एक बार समझ में आ गया ना, फिर ये बहुत इजी लगने वाला है। लेकिन ये टाइम लेगा, 15-20 मिनट का अच्छा खासा टाइम लेता है ये टॉपिक है पूरा। तो मेरी बात को समझे, जब मेरी सारी स्पीशीज किस स्पेस में होती है, बोलो गैस स्पेस में होती है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर कंसंट्रेशंस, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेने की बजाय प्रेशर लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो हम बोलते हैं कि ऐसे में इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 बाय में के लॉग, आप लोग लोगे प्रेशर या बोलोगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोलोगे, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और बाद में जैसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लेते तो बोलोगे बाद वाला प्रेशर रिएक्टेंट का। लेकिन ध्यान रखना दोनों ही चीजें बोलो क्या है, ये है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ये बोलो क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, है तो रिएक्टेंट का ही, एट टाइम टी। भाई फर्क क्या आ गया, पहले जो चीज तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली ले रहे थे और बाद में टी समय के बाद कंसंट्रेशन ले रहे थे, अब बस कंसंट्रेशन नहीं लेनी, अब क्या लेना है बोलो, प्रेशर। लेकिन कब जब ये बात क्वेश्चन में गैसेस की और प्रेशर की करेगा तभी। मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन में कैसे पूछेगा। इसका सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, कोई कांसेप्ट नहीं आता आप लोगों को, सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। तो ध्यान रखना, वो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि टाइम 0 पर ना इसका इनिशियल प्रेशर इतना था, और इन दोनों का बोलो कितना था, 0। इनिशियली आप सब मुझे एक बात बताओ बच्चों, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में इनिशियली क्या होगा, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में इनिशियली क्या होगा, मान लो एक कंटेनर है, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में इनिशियली क्या होगा, सिर्फ ए होगा, सिर्फ ए ही होगा। मान लो रिएक्टेंट अगर ये रिएक्शन चल रही है, ए से बी और सी बनना है, तो इनिशियली मुझे बताओ बस रिएक्शन में क्या होगा, मिक्सचर में क्या होगा, मतलब इस कंटेनर में क्या होगा, सिर्फ ए होगा। तो जो सारा प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से, बी और सी में कोई भी प्रेशर। लेकिन तुम ही मुझे बताओ कि जब ये ए टूटेगा किसके अंदर, बोलो बी और सी में, ए टूटेगा किसमें बोलो, बी और, तो धीरे धीरे बी के मॉलिक्यूल भी बढ़ने लगेंगे, सी के मॉलिक्यूल भी बढ़ने लगेंगे, और ए के मॉलिक्यूल बोलो क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ढंग से सुनो। अगर मेरी रिएक्शन शुरुआत में देखूंगा तो सारे सिर्फ मॉलिक्यूल्स ए के हैं, बी और सी उसमें होगा ही नहीं, तो बी और सी कितना प्रेशर लगा रहे होंगे, 0, और ए कितना लगा रहा होगा, जितना भी प्रेशर होगा सारा ए का ही होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ए टूट के क्या बनने लगेगा, बी और सी, धीरे धीरे बी के मॉलिक्यूल बढ़ने लगेंगे और सी के मॉलिक्यूल भी सेम नंबर से बढ़ने लगेंगे, बिकॉज एक ए से एक बी और एक सी बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बी भी बढ़ेंगे, सी भी बढ़ेंगे, तो बी का प्रेशर भी बढ़ने लगेगा और सी का प्रेशर भी। लेकिन आपको लगता है कि जब बी और सी का प्रेशर बढ़ेगा तो ए का प्रेशर घटेगा, क्यों जरा बताओ? अरे यार ए से ही तो टूट टूट के बी और सी बन रहे हैं, तो अगर 10 मॉलिक्यूल ए के टूट गए तो ए के नंबर कम हो गए, ए की संख्या बोलो क्या होगी, कम, और किसकी बढ़ेगी बोलो, बी की भी और सी की भी। तो अब बी और सी का बातें नहीं बोर्ड पे। तो मैं ये बोलूं प्लीज गाइस, देखो इस टॉपिक में बात मत करो, टॉपिक लास्ट में कर रहा हूं, मतलब कुछ टॉपिक में दम है इसमें, तो ढंग से सुनो बस। तो मैं बस तुमसे ये कह रहा हूं कि जब ए के स्पीशीज टूट के बी और सी बन रहे हैं
तो बी और सी की वजह से लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा और ए की वजह से लगने वाला प्रेशर क्या होगा, घटेगा। शुरुआत में सिर्फ ए लगा रहा होगा प्रेशर। हाँ भाई, तो मेरी पूरी बात समझना। सोचो कि ए के 10 मॉलिक्यूल्स टूट गए, 10 इसके टूट गए मॉलिक्यूल्स, तो 10 बी के बने होंगे और 10 सी के बने होंगे। आप करेंगे कैसे सर? अरे यार वो एक ए से एक बी और सी निकलता है। मैं हर बार एग्जांपल भी देता हूँ कि जैसे ये एक ए है और इसे टूट के एक बी निकला और एक क्या निकला, बोलो सी। तो एक ही चीज से दो चीज निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? तो एक ए से बी और सी निकलता है। तो मैं कहूँ अगर 10 ए टूटे होंगे तो 10 बी भी बने होंगे और 10। तो अगर 10 ए के टूट जाने की वजह से 10 ए के पार्टिकल कम हुए और उसकी वजह से उसका प्रेशर x यूनिट से कम हुआ। कितना प्रेशर कम हुआ? कुछ समय t के बाद, मेरी बात सुनिएगा, अगर मेरे a स्पीशीज जो कम हुई है उसकी वजह से उसका प्रेशर x यूनिट से कम हुआ, तो आप मुझे बताओ कि b की स्पीशीज कितनी बड़ी होंगी? जितना a कम हुआ, अगर a के 10 पार्टिकल्स कम हुए तो b के कितने बड़े होंगे? 10। तो अगर इसका x यूनिट से प्रेशर कम हो गया तो उसका कितने से बढ़ गया होगा? x से। और इसके भी 10 बड़े होंगे तो इसका भी कितने से बढ़ेगा? x से। कुछ बच्चों को बात समझ ही नहीं आती कि सर क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर में आ जाएगी पक्का, लेकिन बस सुनते रहना पड़ेगा तुम लोगों को, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। कुछ कहते हैं सर x कम करा और x कैसे बढ़ा दिया आपने, 2 बार कैसे बढ़ा दिया? यार आप समझो, a के कितने पार्टिकल्स कम हुए? 10। तो जब पार्टिकल्स कम हुए तो उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा? कम। तो 10 पार्टिकल्स की कॉरस्पॉन्डिंग हमने मान लिया कि x यूनिट से प्रेशर कम हो जाता है। तो यार b के पार्टिकल कितने बड़े? 10 बड़े। रिया, c के भी कितने बड़े? 10 बड़े। सर b के भी 10 बड़े, c के भी 10 बड़े। तो जब 10 पार्टिकल कम होने से x यूनिट का प्रेशर घट जाता है तो 10 पार्टिकल बढ़ने से x यूनिट का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो b का भी प्रेशर x यूनिट से बढ़ गया और c का भी x यूनिट से बढ़ गया। अब आप लोगों को जब इसका आंसर करना हो तो कैसे करोगे? तो बोलोगे t बराबर में क्या आएगा? 2.303 बाय में k लॉग। बोलो क्या लेना होता है? इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट यानी pi। और बोलो क्या लोगे? pi माइनस में x, क्योंकि रिएक्टेंट का इनिशियल लेना तो रिएक्टेंट का ही बाद वाला लेना होता है। अब आप लोगों को समझ नहीं आया वो करना क्या है, तो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा। चलिए, सो क्वेश्चन अब आपके सामने है, वो आपको बोलता है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ओए रुक जाओ, बोलता है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और कंडीशन कुछ ऐसे दे देगा, रिएक्शन है ए गैस से बी गैस और सी गैस, और आपको बता देगा, ये कुछ बच्चे पिटेंगे बिल्कुल, वो जानते हैं किनकी बात कर रहा हूं मैं। 0 30 सेकेंड, 0 30 सेकेंड, 50 ATM, 70 ATM। ठीक है, ध्यान सुनना। कह रहा रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो अगर टाइम 0 पर टोटल प्रेशर इतना लग रहा था और 30 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर इस कंटेनर में इतना लग रहा था। आपको दिखा कि 30 सेकंड बाद प्रेशर बढ़ गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ढंग से सुन लीजिएगा बस। तो भाई तुम मुझे बताओ कहने क्या चाह रहा है। एक कंटेनर के अंदर पहले मैं पूरा प्रोसीजर आपको समझा के बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा डायरेक्टली कैसे करना होगा। मुझे तुम ये बताओ कि इनिशियली उसने बोला कि टाइम 0। अच्छा, टाइम 0 कौन सा टाइम होता है? टाइम 0 बच्चों हमेशा इनिशियल टाइम को इंडिकेट करता है। तो टाइम 0 पर अगर वो बोल रहा है कि मेरे कंटेनर में बैरोमीटर लगा रखा है भाई, टोटल प्रेशर मेजर कर रहा है वो, तो मेरे टाइम 0 पर टोटल प्रेशर उसने बोला 50 ATM। तो तुम मुझे बस ये बताओ टाइम 0 पर तो कंटेनर में सिर्फ कौन मौजूद होगा? ए, बी और सी तो मौजूद ही नहीं होगा क्योंकि बना ही नहीं होगा। तो इसका प्रेशर तो बोलो कितना आएगा? 50 ATM। इसका बोलो कितना आएगा? 0 तो जो इनिशियली टाइम 0 पे आपको प्रेशर दिखे ना, बिल्कुल आंख मीच के हमेशा वो रिएक्टेंट का प्रेशर लिख दिया करो कि इनिशियल प्रेशर तो मिल चुका है। क्योंकि इनिशियली टाइम 0 पर जो भी टोटल प्रेशर लग रहा होता है वो सिर्फ किसकी वजह से लग रहा होता है? रिएक्टेंट की वजह से। प्रोडक्ट का उसमें कोई भी रोल। लेकिन अब आप समझिए 30 सेकंड के बाद, अब मुझे बताओ 30 सेकंड तक रिएक्शन चली होगी तो ए के स्पीशीज टूट के क्या बने होंगे? बोलो बी और सी बने होंगे। तो धीरे धीरे ए के मॉलिक्यूल्स कम हुए, हर्षित ए के मॉलिक्यूल्स कम हुए और बी और सी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बड़े होंगे। तो क्या वेरिएशन आया होगा? तब कह रहा है कि कुछ देर बाद ना हम पाते हैं कि टोटल प्रेशर कंटेनर में 70 ATM आता है। मेरी बात को सुनना, 30 सेकंड के बाद टोटल प्रेशर 70 ATM आता है। अब मुझे बताइए 70 ATM क्या अकेला ए लगा रहा होगा? सर ए के भी मॉलिक्यूल्स लगा रहे होंगे, बी के भी और सी के भी। ए के सर कुछ कम हो गए होंगे लेकिन प्रेशर तो अभी भी लगा रहा होगा, और बी और सी बड़े होंगे तो वो भी लगा रहे होंगे। सबका मिला के बोलो कितना बता रहा? 70 बता रहा। कितना बता रहा बोलो? टोटल प्रेशर लिखा हुआ पर 70 ATM। तो मेरी पूरी बात सुनना, मैं कहूंगा किसी भी टी समय के बाद इसका प्रेशर कुछ x यूनिट से कम हो जाएगा। आप कहीं से क्यों कम हो जाएगा? अरे यार रिएक्शन चलेगी तो इसके मॉलिक्यूल्स कम होंगे और इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। हालांकि मैं तुम्हें रटने वाला तरीका बता दूंगा कि कम कैसे करना होता है इसको, लेकिन अभी समझने वाली बात करते हैं। तो अगर इसके कुछ कम हुए होंगे तो इन दोनों के कुछ बड़े होंगे। और अगर तुम इस रिएक्शन को ढंग से समझ पा रहे हो
तो इसका एक अगर खत्म होता है तो इसका एक एक दोनों बढ़ता है, मतलब एक इसका भी 10 खत्म होंगे तो इसके 50 खत्म होंगे तो अगर मान लो इसके 20 खत्म हुए तो इसके भी 20 बड़े होंगे, इसके 20 बड़े होंगे। तो अगर इसके 20 खत्म हो जाने से, एक के मॉलिक्यूल 20 खत्म हो जाने से एक्स यूनिट से प्रेशर कम हुआ तो इसके 20 बड़े होंगे, इसके 20 बड़े होंगे तो एक्स एक्स बढ़ गया होगा। ये समझ ही नहीं आ रहा समझ क्या बोल रहे, रिया नहीं है बस। अगर इसके कुछ कम हुए हैं तो इन दोनों के उतने ही बड़े होंगे ना। तो अगर इसका प्रेशर एक्स यूनिट से कम हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग उनका कितने से बढ़ गया होगा, एक्स और एक्स से बढ़ गया होगा। अब आप लोग देखिए जरा, कुछ भी नहीं है, आप लोगों को इक्वेशन पता है टी बराबर क्या होता है। मुझे रेट कांस्टेंट निकालना, मैं के को इधर कर रहा हूँ, टी को इधर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है। और लॉग यहाँ पर मुझे क्या रखना होता है, क्लास इंपॉर्टेंट चीज है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बोल सकता हूँ। इधर भाई आयुष बोर्ड पे, यहाँ पर मुझे रखना है इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का और यहाँ मुझे रखना है फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का। आ जाइए अब आप सुनिए जरा, क्या टी तुम्हें पता है 30 सेकंड्स के बाद बात होगी, तो 2.303 बाय में कितना बोलो 30, यहाँ आएगा लॉग इनिशियल प्रेशर विद रिएक्टेंट का बोलो कितना 50, फिक्स है भाई। नीचे क्या आएगा 70 मत रख देना, बस ये 70 की गलती मत कर देना, 70 नहीं रखना है। 70 क्यों नहीं रखना है, ये तो टोटल प्रेशर है, बाद में इन सबका प्रेशर मिला के क्या रखना है 50 माइनस एक्स, क्या रखना है ये 50, तो बाद में कितना है बोलो 50 माइनस एक्स। समझो मेरी बात, पहले रिएक्टेंट का 50 है और बाद में कितना है बोलो 50 माइनस एक्स, तो ऊपर रखूंगा 50 नीचे रखूंगा 50 माइनस एक्स। अब लेकिन एक्स चाहिए तो मैंने कैसे निकाला, उसने बोला था टाइम 30 सेकंड पर, ओए टाइम 30 सेकंड पर टोटल प्रेशर 70 है, मतलब इसका 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 सबका प्रेशर मिला के बोलो कितना है 70, इसका 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 सबका मिला के 70 है। तो मैंने बोला कि भैया टाइम 30 पर उसने पी टोटल दिया हुआ है 70, तो बोलो कितना 50 माइनस एक्स जमा एक्स बराबर कितना 70, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 20, तो एक्स की वैल्यू अगर 20 तो बोलो कितना आएगा 50 माइनस 20, बोलो कितना है log 5/3 आ जाएगा 50/30। और आपको वो एग्जामिनर log 5 की वैल्यू भी देने वाला है, तो तुम इसको log 5 माइनस log 3 लिखोगे। पढ़ रहे हो घर पे तो पता होगा मैं log में क्या कर रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे होगे तो भाई कब तक आप लोगों को एक ही चीज करते रहेंगे। सो 2.303 बाय में 30, log 5 की वैल्यू 0.60, इसकी वैल्यू 0.47, दिस विल बी, भाई तुम लोग रुक जाओ भाई, 0.13, और आपका इसके जरिए ना k का एक वैल्यू आ जाएगा जो भी आ रहा है। ये तो log 4 होता है ना 0.60, log 4 होता है। तो आ जाएगा, मेरी बात समझो भाई, मैंने कैसे निकाला रेट कांस्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट भी तरीका बता दूंगा, लेकिन बोर्ड पे सुन लीजिए कि करना है कि तुम्हें डायरेक्ट क्या करना है। फॉर्मूला हर बार यही लगेगा, फिक्स लगेगा यही फॉर्मूला, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर लेना है, रिएक्टेंट का बाद वाला लेना है। तो बाद वाला 50 माइनस एक्स है, लेकिन ये एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स को तो चाहिए ना हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, हमेशा हमें बाद वाले टाइम पर ना सबका मिला के प्रेशर दिया होगा, इसका 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 मिला के प्रेशर दिया होगा, वहां से मैं एक्स को कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, तीसरा भी करेंगे, चौथा भी करेंगे, तब इस पे बढ़िया वाली कमांड बन जाएगी और सारे क्वेश्चन खत्म भी हो जाएंगे हमारे। आइए जरा एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओए इधर मान लो कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गैस से 2b प्लस में सी बन रहा है, और टाइम अलग अलग समय पे दिया हुआ है, 0 पर, 10 सेकंड पर, क्लास प्लीज, पहले थोड़े ऐसे ले लेते हैं जो जल्दी सॉल्व करा दे इसको। चलिए आइए क्लास बोर्ड पे क्वेश्चन क्या है, फिर से वही है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि हमारे पास यही एक टाइप ऐसी है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी ज्यादा। एक बार क्लास के टाइम पे तो मैंने करवाई आप लोगों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए इसके, आपको वो भी आते हैं तो आपको आते होंगे करने में। बोर्ड पे सुनो, एक रिएक्शन है ए, अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि तुम्हें करना क्या डायरेक्टली पेपर के अंदर। अरे ये ऐसा है, टाइम 0 पर, फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कह रहा है कि इस रिएक्शन मिक्सचर में टाइम 0 पर टोटल प्रेशर कितना है, बोलो 60 atm, कितना बोलो। अब तुम ये बताओ यार टाइम 0 पर मिक्सचर में क्या रहा होगा, इस कंटेनर में सिर्फ क्या रहा होगा टाइम 0 पर, अरे सिर्फ ए होंगे भाई, सिर्फ क्या होंगे
तो टाइम जीरो पर जो भी प्रेशर नजर आ रहा है लखन, टाइम जीरो पर जो भी प्रेशर नजर आ रहा है 60 एटीएम, सारा प्रेशर कौन लगा रहा होगा जल्दी बता दो। ये सारा प्रेशर ए लगा रहा होगा, मतलब सारा का सारा 60 एटीएम इसका है। इन दोनों का बोलो कितना कितना 0 0, बिल्कुल सेम सिनेरियो फॉलो करेंगे। टाइम जीरो पर जो प्रेशर दिया होता है वो हमेशा बस रिएक्टेंट का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। क्लियर? लेकिन तुम मुझे बताओ, अगर रिएक्शन में 10 सेकंड बीत गए, ओए रिएक्शन में अगर 10 सेकंड बीत गए तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये थोड़े नंबर्स पे कम हो गए होंगे और बी और सी बढ़े होंगे। अच्छा, रिएक्शन का हिसाब किताब क्या कह रहा है? जब एक ए टूटता है तो 2 बी बनते हैं और साथ में एक सी भी बनता है। लखन बातें नहीं, एक ए के टूटने पर 2 बी बनते हैं और एक सी बनता है। धीरे धीरे ए के नंबर्स कम होने लगेंगे और बी और सी के नंबर्स बढ़ने लगेंगे, तो ए की वजह से लगने वाला प्रेशर भी घटेगा और बी और सी की वजह से लगने वाला प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आप क्या कहेंगे? देखो हिसाब किताब तो क्या कहता है कि आप देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि डायरेक्ट तुम्हें कम करना है ना, मैं तुम्हें एक सिंपल रूल बता देता हूं। डायरेक्ट तुम्हें सीखना है कि सर मेरे को तो डायरेक्ट बता दो पेपर में क्या करके आना है। ओ भाई डायरेक्ट क्या करना है ना, अगर ये एक लगा हुआ है क्या गई, तो इसमें से एक कम करो, उसका एक बढ़ा दो, उसका एक बढ़ा दो, मतलब एक्स कर दो। जैसे कि इसका 1 है, मतलब 1 मोल है, तो इसका सीधा x कम करो। इसका 2 है तो इसका 2x बढ़ाओ, इसका x बढ़ाओ। सुन लो कारण क्या है, कारण क्या है वो सुन लो। इसकी जब एक स्पीशीज टूटती है भाई, इसकी जब एक स्पीशीज टूटती है तो इसकी कितनी बनती है? 2, और इसकी कितनी बनती है? 1। समझ रहा मेरी बात को? तो मुझे तुम ये बताओ, अगर इसकी 10 स्पीशीज टूट गई होंगी, 10 स्पीशीज, तो इसकी कितनी बनी होंगी? 20 बनी होंगी, और इसकी कितनी बनी होंगी? 10 ही बनी होंगी। तो यार अगर 10 स्पीशीज के टूटने की वजह से कोरस्पॉन्डिंगली x एटीएम का प्रेशर कम हुआ, कितने का प्रेशर कम हुआ? x का। तो जिसकी 20 बनी उसका कितना बढ़ गया होगा? 2x। यार अगर आप ये काउंट करके चल रहे हो कि 10 स्पीशीज के कम होने से x का प्रेशर कम हो जाता है किसी का, तो यार जिसकी 20 बढ़ी है उसका तो x से 2x से बढ़ गया होगा ना। अरे नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। नहीं आ रहा तो अगर किसी की 10 यूनिट कम हुई होगी तो इसकी 20 बढ़ी होगी और इसकी 10 बढ़ी होगी, तो अगर इसका x कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर कम हुआ तो इसका 2x बढ़ गया होगा और इसका x बढ़ गया होगा। अब ये आप लोग जो है ना, आप लोग जो है पेपर में करोगे तो क्या करना है, मैं सिंपल बताता हूं। जैसे 1 है तो 1x कम करना, 2 है तो 2x और 1 है तो x। मान लो ये 3c होता तो मैं 3x लिखता है यहाँ पर, क्या लिखता बोलो? 3x। एक सिंपल है, और वह लॉजिक समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मैंने किस लॉजिक पे ऐसा करा है? तनीषा नहीं आ रही पास। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ भाई, क्लास सभी बच्चे मुझे बताओ k का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्लास बोर्ड पे ये बहुत जरूरी चीज है। 2.303 बाय में t लॉग रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और फाइनल। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज नहीं पता होती, शुरू में सब कुछ पता होता है। कैसे? जरा देखना, टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड, ये पता है। इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का कितना दिया हुआ है? 60। फाइनल क्या है सर? फाइनल है 60 माइनस x। मैं बार बार कह रहा हूं इसको फाइनल मत ले लेना 90 को, कहीं 60 बाय 90 करो। मैं बताता हूं इतनी बार, लेकिन टेस्ट में देता हूं फिर 60 बाय 90 करके आते हैं। 60 बाय 90 नहीं करना, 60 रिएक्टेंट का और बाद में रिएक्टेंट का 60 माइनस x है। ये तो 90 जो है ना वो इसका 10 सेकंड पे तीनों का मिला के 90, तीनों का, तो पहले भी तीनों का मिला के 60 है और बाद में तीनों का मिला के 90 है। तो मैं बोलूंगा जब समय कितना होगा, जब समय होगा 10 सेकंड तो 60 माइनस x, क्योंकि मुझे बोला है 10 सेकंड पे टोटल प्रेशर कितना है, बोलो 90। बातें नहीं, यानी 60 माइनस x प्लस x, सॉरी 2x बराबर 90। बातें मत करो भाई। 2x 30, x की वैल्यू 15। अब x की वैल्यू को 15 डालो, यहां पर कितना आएगा? x की वैल्यू 15 डालो तो आएगा 60 बाय में 45, 4/3। बहुत बढ़िया, यानी 4/3 2.99 आएगा। और 4/3 को आप लोग log 4 माइनस log 3 करके वैल्यूज तुम्हें पेपर में मिलेंगी, जस्ट फाइंड द k। अब बताने की जरूरत आगे इसके हो पाएगा। फटाफट से किसी और टाइप से देख लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन आप लोगों को ABCD ना करके क्वेश्चन ऐसे दे देगा। 2NH3 gas give rise to N2 gas इवन एनसीईआरटी 3H2 find rate constant। बच्चों बिल्कुल भी बातें करने से मना करा गया भाई, बोर्ड पे देखो, बस चीजें खत्म करनी है आज पूरी तरीके से। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एज इट इज। तो मुझे तुम बताओ, ये दिया हुआ है, फिर दोबारा इसने क्या डाटा दिया तुम लोगों को? क्या डाटा दिया? फिर कुछ ऐसा ही डाटा मैंने क्लास में भी करवाया हुआ, ये वाला तो 0 कुछ भी ले लो यार। बस मैं जानबूझ की वैल्यू ऐसी लेना चाहता हूं जिसमें तुम्हारी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसी ही लेता है। क्लास बोर्ड पे देखो। अच्छा, हर बार बाद में प्रेशर में बढ़ता हुआ दिखाता हूं, क्योंकि बाद में ना स्पीशीज ज्यादा हो जाती है हमेशा।
क्योंकि एक टूटता है तो दो बनती है, एक टूटता है तीन बनती है, तो एक कम होता है पार्टिकल दो तीन बढ़ते हैं, तो प्रेशर एक की वजह से कम हुआ लेकिन दो तीन की वजह से बढ़ा है, तो नेचुरल बढ़ेगा प्रेशर। तो मेरी बात समझो भाई, फिर रेट कांस्टेंट है। चलिए रिएक्शन को देखिए, फिर दोबारा से दिमाग लगाते हैं कि इसको करना कैसे चाहिए था। क्लास बोर्ड पे आप लोग टाइम 0 पर मुझे बताओ, फिर दोबारा 40 एटीएम दिखा तो मैं बोलूंगा सारा 40 एटीएम जो होगा वो किसकी तरह किसकी वजह से होगा, अमोनिया की वजह से, क्योंकि शुरू में कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ किसकी मौजूदगी होगी, शुरू में सिर्फ कंटेनर में किसकी मौजूदगी होगी, सिर्फ अमोनिया होगा। सिर्फ क्या होगा, अमोनिया होगा। तो सारा का सारा जो प्रेशर हम दिख रहा है ना, टोटल प्रेशर 40 एटीएम, इट इज ओनली ड्यू टू द अमोनिया, नॉट ड्यू टू द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बट आफ्टर टाइम ऑफ 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स अब आप लोगों को पता है टोटल प्रेशर 60 हो गया, मतलब सबका मिला के अब तो भैया तीनों लगा रही होंगी, तीनों लगा रही, क्यों, क्योंकि कुछ अमोनिया टूट के क्या बन गया होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो तीनों मिलके आप कितना लगा रही है, 60, तीनों मिलके कितना लगा रही है, 60। अब तीनों लेकिन किसी कैसे बनेंगे, तो मैं बोलूंगा भाई देखो सिंपल, इसका 2 है ना तो 2x कम करो, इसका 1 है तो x बढ़ाओ, इसका बोलो कितना बढ़ाओ, 3x। हिसाब किताब जानने जाते हो तो इसकी 2 यूनिट्स कम होती है तो इसकी 1 बढ़ती है, और इसकी कितनी बढ़ती है, बोलो 3। भैया 2 कम होगी तो इसकी 1 बढ़ेगी, इसकी 3, मतलब इसकी अगर 20 कम हुई होंगी, इसकी अगर 20 यूनिट्स कम हुई होंगी तो इसकी कितनी बढ़ी होंगी, 10 ही बढ़ी होंगी बस, और इसकी कितनी बढ़ी होंगी, 30। तो अगर 20 की वजह से मैं 2x मान लूं, थोड़ा हम वो नहीं चाहते थे, फ्रैक्शन नहीं चाहते, कुछ बच्चे नहीं सर आपने 20 की वजह से x मान लेते तो फिर ये लेकिन x/2 आता ना बच्चों में, फ्रैक्शन नहीं चाहता था, तो मैंने इसका 2x मान लिया, तो इसकी अगर 20 कम हुई तो इसकी 10 ही बढ़ी है, तो इसका कितना बढ़ा होगा, बोलो x, और इसकी 30 बढ़ी है तो बोलो 3x। कितना, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 है तो 2x कम करो, x है तो, अरे नहीं यार अब बताना जरा, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए किस चीज की, बोलो इसकी आदत हो जानी चाहिए इस फॉर्मूले की, बोलो कैसे, बोलो बोलो सभी बच्चे, 2.303 बाय में t बोलो 20 हो गया बच्चों, लॉग इनिशियल प्रेशर बच्चों 40 और फाइनल प्रेशर बच्चों 40 माइनस 2x। मैं यही तो करे जा रहा हूं बार बार, और तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने अगर ध्यान दे लिया हो तक तो ये वाली वैल्यू सीधा यहां डल जाती है और टाइम वाली वैल्यू सीधा यहां डल जाती है, बस ये ढूंढ के लाना होता है x जो होता है। और उसने क्या दिया हुआ है, 20 सेकंड पे तीनों का प्रेशर मिला के 60 है, इसका मतलब टाइम 20 सेकंड पे टोटल प्रेशर 60 है, इसका मतलब 40 माइनस 2x प्लस x प्लस 3x 60 है। तो मुझे बताओ जरा 4x माइनस 2x 2x हो जाएगा 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। उस x को 10 यहां पर रखोगे, x को 10 यहां पर रखोगे तो कितना आएगा, लॉग 40 बाय में 20 काट के 2 बन जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है, ये टेंशन एग्जामिनर की है, और यहां से तुम लोगों का आंसर आ जाएगा की वैल्यू का। 0.32345। इज दिस क्लियर और नॉट, सबको क्लैरिटी है यहां से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हाँ भाई बताओ, नहीं आ रहा ना, नहीं आया समझ में, सबको क्लियर है कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, आगे बढ़ा जाए आशुतोष। अब आप लोग क्या करें, एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी हेलो हेलो क्लास निकालो एनसीईआरटी। अच्छा एक बात मैं और बताना चाहता हूं, क्लास बोर्ड पे, हर्ष बोर्ड पे देख भाई, इसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूं, ध्यान से देखो, क्या लक्ष्य है, छोड़ दे भाई इधर देख ले भाई। तुम लोग मुझे बताओ कि अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो तो तुम लोग क्या बोलते हो कि अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो तुम लोग टाइम बराबर क्या बोलते हो, 2.303 बाय में k लॉग, और तुम एक और चीज लिखते हो कि जो रेट होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ ऐसे होती है ना, कंसंट्रेशन की पावर 1, पढ़ा है ना या नहीं पढ़ा, पढ़ा है सर, दोनों चीजें पढ़ी है हमने, दोनों चीजें पढ़ी हैं। बट यही चीज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कैसे हो जाता है जरा बताओगे, T बराबर में अगर मैं सभी का प्रेशर कंसिडर कर रहा हूं तो बोलो क्या हो जाता है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि रेट का एक्सप्रेशन भी क्या आएगा, बोलो प्रेशर ऑफ
रिएक्टेंट की पावर 1, कंसंट्रेशन तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। समझो, जहां जहां कंसंट्रेशन ले रहे हो वहां बस क्या ले लेना है बोलो, प्रेशर, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही होता है। किसके लिए होता है बोलो, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वाला फॉर्मूला ऐसे बदल जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी ऐसे बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बस मुझे इतना बता दो। नहीं आया समझ में? जहां वो कंसंट्रेशन है वहां क्या हो जाएगा बोलो, प्रेशर। अब मैं तुम लोगों को फिर से अपनी एक्सरसाइज में लेके चलता हूं, तो मैं पीडीएफ एक बार फिर से भेज के इसको शुरू करता हूं। करने कर लोगे बढ़िया रहेगा, कर लोगे बढ़िया रहेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को कुछ भी बचेगा नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम लोग अपने पेपर की कम चिंता करते हो, तुम लोगों के पेपर की चिंता तुमसे ज़्यादा करता हूँ, तो तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ करवाया जाएगा। लपेटने वाला काम नहीं करूँगा बिल्कुल भी मैं। पढ़वा लो पूरे 12 घंटे चाहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब उल्टे काम नहीं। ओए सभी बच्चे बोर्ड पर, अब सुन लो, जिंदा जला देंगे। अरे कोरा वाले हैं, कुछ भी भेजते रहते हैं अपने आप ही, नहीं ये अपनी तरफ से आते हैं। मैंने तो कभी देखा भी नहीं कि नीट का क्या रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं, ये अपनी मर्जी से डालते हैं। आज छोड़ूंगा नहीं जब तक पूरा नहीं होएगा, चुपचाप बैठे रहो। नहीं ये भी तो ट्यूशन ही है। चलो अरे सुनो भाई बच्चों, अब सुनो तुम लोग, यहां पर 21वां और 20वां क्वेश्चन जो है सेम कैटेगरी से है भाई। आ जाइए सुन लीजिए, बिल्कुल 5 मिनट लगेंगे, खत्म करा दूंगा। 20वां क्वेश्चन जो है, 21वां देख लो पहले। 21वां जो क्वेश्चन है उसमें बताओ जरा रिएक्शन क्या है। SO2Cl2 गैस से बन रहा है SO2 गैस और Cl2 गैस, और कहता है कि टाइम 0 पर और 100 सेकंड पर आपको बता रहा है, या हाँ ठीक है। टोटल प्रेशर कितना, बच्चों रुक जाओ भाई, 0.5 और 0.6 किसी भी यूनिट में आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहते हैं देखो भाई, आप लोगों को रेट कांस्टेंट तो कहीं नहीं बोला इसने लेकिन बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65। ऐसा तो कुछ कराया नहीं तुम लोगों को, 0.65 वाली तो बात ही नहीं बोली। ये 0.50 है, ये 0.60 है, लेकिन कुछ और ही यहां पर पूछ रहे हैं। ये तो रेट मांग रहा है, क्या मांग रहा है बोलो, चिंता मत करिए। आप एक बात सुनिए, रेट कांस्टेंट निकालना सिखाया ना, रेट कांस्टेंट ही निकालो पहले। अब आपको रेट कांस्टेंट रेट कैसा आ जाएगा यार, ये भूल गए मत। मैंने अभी आपको एक बात बोली है कि जो रिएक्शन की रेट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो K टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। K टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट की, इधर K टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट की क्या होती है बोलो, कंसंट्रेशन। और आप ये जानते हैं इधर भाई, अभी मैं क्या लूंगा बोलो, प्रेशर लूंगा। क्या लूंगा बोलो, रिएक्टेंट की प्रेशर की पावर 1। अरे वैसे कंसंट्रेशन होती है, लेकिन आप प्रेशर के केस में क्या लेते हैं, प्रेशर। तो आप लोग बोलेंगे रेट का फॉर्मूला ये है, जिसके लिए मुझे K की जरूरत पड़ेगी और प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, SO2Cl2 का प्रेशर कितना है। क्लियर है कि नहीं, कब, 0.65 पे। अब आप कहोगे सर ये बात समझ नहीं आई, कोई नहीं, आप पहले रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो, वो तो आता है ना कैलकुलेट करना। बताओ कैसे करेंगे सभी बच्चे, बताओ। SO2Cl2, अच्छा क्वेश्चन है ये, और SO2 गैस और प्लस में Cl2 गैस, सभी की नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए भाई, पहले बोल रहा हूं।
टाइम 0 पर टोटल प्रेशर 0.5 है, तो सारा इसी का होगा, इसका 0 0 होएगा। जरा बताना टाइम 100 सेकंड पे क्या होगा, इसका अगर x से कम होगा तो इन दोनों का x से बढ़ जाएगा। मुझे बताओ जरा k कितना आ जाएगा, सही बच्चे बताओ। 2.303 बाय में t 100 लिख दूं डायरेक्टली, log 0.5 अपॉन में 0.5 माइनस x। अब मुझे x चाहिए, तो मैंने बोला कि भैया टाइम कितने पर, टाइम 100 सेकंड पर, टाइम 100 सेकंड पर मुझे टोटल प्रेशर 0.6 दिया हुआ है। अगर किसी को लगे ना डाउट तो 0.00 भी लगा लो इनके पीछे की 0.50 और 0.60। समझ रहे हैं बात को, कोई टेंशन नहीं है। तो बताओ कितना आएगा टोटल प्रेशर, ऐसे में कितना दिया हुआ है निखिल, 0.60। बता क्या बनेगा इन सबका, तो 0.50 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अरे यार सेम ही तो चीज करा रहा हूं, अभी तो करवाई है मैंने आप लोगों को, 0.10 आ जाएगा। बताओ कितना आंसर आएगा, 2.303 बाय में 100 लॉग 0.5 नीचे 0.4। क्लियर है, ऐसे कर दो। बताओ कितना आएगा, 2.303 बाय में 100, दिस विल बी log 5/4 and the log 5/4 is nothing but it is log 5 minus log 4, which will be 0.69 minus 0.60 09 होएगा ना। ये कैसी प्लस माइनस कर रहा है, तो अच्छा ठीक है। सो k का कुछ वैल्यू आ गया, k का कुछ वैल्यू आ गया, सुन लीजिए अच्छे से, k आ गया लखन, k आ गया। अब सुनो, उसने क्या k पूछा था तुम लोगों से, सुन लो, ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, अब सबकी नजर होगी। रेट कैसे निकलेगा, रेट कैसे निकलेगा बताओ, रेट क्या होता है, रेट होता है k, अभी बोलोगे प्रेशर ऑफ SO2Cl2 की पावर 1। ढंग से सुनना, अब तुम लोगों को k आ चुका है, k को रख दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने रेट पूछा है तब, रेट पूछा है तब जब टोटल प्रेशर कितना है, बोलो 0.65। कितना बोलो, तो 0.65 प्रेशर मत लेना, क्योंकि यहां पर हमें टोटल प्रेशर नहीं, हमें किसका प्रेशर लेना होता है, रिएक्टेंट का। किसका बोलो, अब रिएक्टेंट का प्रेशर कितना होगा जब टोटल प्रेशर 0.65 होगा। अच्छा तुम मुझे बताओ, जब टोटल प्रेशर 0.60 था तो रिएक्टेंट का प्रेशर निकाल रहे थे ना तुम लोग, 0.40 आ रहा है, निकाला तो है तुम लोगों ने, तो वैसे ही 0.65 पे निकाल लेंगे। कैसे, बोर्ड पे सुनिए, ईशव तेरा ध्यान देख कहां पर है, तो तेरे को आता ही हुई है, ये किसी को नहीं आता क्लास के अंदर, और इस पे तो मस्ती कर रहा है। के तुम लोगों का आ गया भाई, तुम्हारा के तो तुम्हारा यहां से आ गया हर्षित, और मुझे अब देखना है प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तुम मुझे बस ये बताओ, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 किसी भी समय पर बोलो कितना होना चाहिए, 0.50 माइनस x। बस ये x बदलता रहता है, जैसे कि जब टोटल प्रेशर मेरा 0.60 है तो x की वैल्यू कितनी है, बोलो 0.10। लेकिन मेरा अगर टोटल प्रेशर कितना है, बोलो 0.65, तो मुझे बताओ जरा इन सब का सम अगर 0.65 है, इन सब का सम अगर बोलो कितना है बच्चों, 0.65, तो बोलो x कितना आएगा। समझो भाई ये बात, x बदलता रहता है, आपको पता है जितना रिएक्शन बढ़ता जाएगा x की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। सो व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एट दैट टाइम द x इज 0.15, x इज, और अगर x 0.15 है तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.35। रिएक्टेंट का प्रेशर उस दौरान कितना है, बोलो 0.35। नहीं आई ना बात समझ में, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में 0.50 है, रिएक्टेंट 100 सेकंड पे कितना है, 100 सेकंड पे रिएक्टेंट 0.60 नहीं है, बार बार ये वाली बात बोल रहा हूं, 100 सेकंड पे रिएक्टेंट 0.40 है, क्योंकि सर 100 सेकंड पे मैंने x की वैल्यू 0.10 निकाली और रिएक्टेंट का प्रेशर 0.50 माइनस x था, तो 0.40 आया। ऐसे ही जब टोटल प्रेशर 0.65 है उस समय x की वैल्यू 0.15 है, और इस वक्त पे मेरा जो रिएक्टेंट का प्रेशर है वो 0.50 माइनस में कितना, बोलो 0.15, तो बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, बोलो 0.35। तो इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू जब इस 0.35 से मल्टीप्लाई होगी, यू विल गेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, यू विल गेट द। तो आपको मैंने ये सिखाया था, थोड़ी सी एडवांसमेंट क्वेश्चन में ये वाली मिली है, नहीं आया ना समझ में। अगर वो तुम्हें ये बोलता है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर वो तुम्हें ये बोलता कि मुझे रेट बताओ जब टोटल प्रेशर 0.60 है, तो मैं बोलता 0.60 पर रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, बोलो 0.40 है, तो सीधा बोलता रेट कांस्टेंट इनटू 0.40, रेट कांस्टेंट इनटू किसी और समय पर उसने बात करी जब टोटल प्रेशर 0.65 है, तो मैंने उस समय x की वैल्यू निकाली, उसको पुट करा, और मैंने बोला कि रिएक्टेंट का प्रेशर उस वक्त पर कितना होगा, 0.35, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं आया ना समझ में वाला पार्ट, नाजिया को नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊं,
दोबारा बता देता हूं, मेरी पूरी बात सुनो। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको रिएक्शन की रेट बतानी है, ओए रिएक्शन की रेट बतानी है जब टोटल प्रेशर बोलो कितना है 0.65 atm है। प्रेरणा, रिएक्शन की रेट बतानी है जब 0.65 atm का टोटल प्रेशर, यहाँ 0.50 यहाँ 0.60, लेकिन बोल रहा है मुझे तब बताओ जब 0.65 है। तो मैंने कहा रेट का फॉर्मूला तो बनेगा K इंटू में प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1, जैसे होता है K इंटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो कंसंट्रेशन की जगह बोलो क्या लेंगे, प्रेशर। रेट कांस्टेंट में कैलकुलेट कर लाऊंगा जो मेरा एज यूजुअल प्रोसीजर है, बट मैं रिएक्टेंट का प्रेशर कितना लूं, क्योंकि रिएक्टेंट का प्रेशर तो बार बार क्या हो रहा है, चेंज। शुरुआत में 0.50 था, थोड़ी देर बाद और कम, थोड़ी देर बाद और कम, थोड़ी देर बाद और कम, बोलो है कि नहीं? अरे कमी तो होता जाएगा। तो मैं कितना बताऊं, तो उसने बोला कि जब टोटल प्रेशर 0.65 है उस समय कितना प्रेशर है रिएक्टेंट का। तो मैंने कहा जब 0.65 होगा उस समय x का वैल्यू कितना बनेगा, बोलो 0.15 बनेगा। और जब वो 0.15 होगा तो मेरे रिएक्टेंट का प्रेशर बोलो कितना होगा, 0.35। कितना होगा बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब टोटल प्रेशर 0.60 है ना उस समय तुमने कैलकुलेट तो करा है रिएक्टेंट का प्रेशर कितना आया, बोलो तब आया 0.40। 0.65 होने पे थोड़ा और आगे चलने के बाद हमारा और कम हो गया प्रेशर। आशीष नहीं है बात समझ में? बस ये बात कैलकुलेट करनी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, कर लेंगे तो आ जाएगा समझ में। नहीं आया समझ में? समझ आया पहले ये बताओ, रट लिया? समझ आ गया ना? शिवानी नहीं आया समझ में? अच्छा आप ये बताओ, ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 20वां क्वेश्चन पढ़ो। बातें नहीं प्लीज। अब आप कहेंगे सर इस बार तो 2 बार मिल गया, टाइम 0, 360, 720 सेकेंड, टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी बोलो, 35, 54, 63। बोर्ड पे सुनेंगे बस आप लोग कहेंगे सर 3 वाला तो कराया नहीं। अरे यार तुम एक बात बताओ मुझे, सारी चीज छोड़ो, तुम्हें अगर मैं क्वेश्चन में से भी 2 देता तुम कर लेते? नंदिनी, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में 2 देता तो कर लेते? यहां पर ध्यान दो, 2 मिलने पे कर लेते? आता ना रेट कांस्टेंट? और सोचो कि मैं अगर ये वाली ना देके ये वाली देता तो भी आया था। तो एक बार 360 के हिसाब से कैलकुलेशन करके एक बार रेट कांस्टेंट निकाल लो K1 और एक बार 720 पे निकाल लो K2। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये, एक बार क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट कर लो, ऐसे ट्रीट कर लो, इसको भूल जाओ, और एक बार इसको भूल जाओ, इन दोनों को समझो। तो 2 K2 एक K1 आ जाएगा, एक बोलो क्या आ जाएगा, K2, और दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बोलो? अगर तुम्हें 3 बार आ गया टाइम, इसका मतलब 2 बार किया आएगा। कितनी बार किया आएगा? 2 बार। एक बार इस वाले टाइम के अकॉर्डिंग और एक बार इस वाले टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे लैब के अंदर हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो कभी भी एक रीडिंग नहीं लेते, रीडिंग लेते 4 से 5 और फिर उनका एक एवरेज रिजल्ट आप लोग आंसर करते हैं। तो हम लोग यहां पर भी ये करेंगे, रेट कांस्टेंट भी 2 बार कैलकुलेट करेंगे। समझ भी आ रहा है? अब ये क्या था रिएक्शन सुन लो। कह रहा है डीकंपोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। सुन लीजिए, एजो आइसोप्रोपेन बन रहा है क्या बोलो, हेक्सेन और नाइट्रोजन। प्लीज क्लास चुप रहेंगे आप लोग और बोर्ड पे देखेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर हमें तो फॉर्मूले नहीं पता। देखो फॉर्मूले नहीं भी बताऊंगा तो टेंशन नहीं, पेपर के अंदर वो रिएक्शन देगा, पेपर के अंदर वो रिएक्शन जरूर देगा। अगर रिएक्शन नहीं देता है तो आपको वो ध्यान रखना, वो एक मोल वाला हिसाब किताब चल रहा होगा, तो कभी भी ऐसा टेंशन नहीं ना कि बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, कुछ सब कुछ बना बनाया मिलता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो अरे अभी यार एनसीईआरटी के अंदर तो लॉग भी नहीं देता, एंटी लॉग भी नहीं देता ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अजो तुम जानते हो, अजो तुम्हें मैंने बताया था 2 नाइट्रोजन को बोलते हैं, और आइसोप्रोपेन जो होता है वो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और दोनों पे लगा हुआ है ऐसे। ये है वैसे अजो आइसोप्रोपेन, पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सेन आप लोगों को पता है 6 कार्बन का स्टेट चेन होगा, और ये N2 होगा, एक मोल है यार सारा कुछ। चलो चलो इधर भाई, क्लास बातें करते मत दिखो मेरे को। सुनो, टाइम 0 पर फिर वही बात, टोटल प्रेशर 35, इसका 0 अरे फॉर्मूला नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मॉलिक्यूल्स को बताते हैं, इसके एक से एक बनाए। अब सुनो, 360 सेकंड के बाद आप लोग क्या हिसाब किताब लगाओगे? 54 दिया हुआ है, 54 इसका नहीं होता, 54 इन सबका मिला के होता है। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यार, 5 और 6 क्वेश्चन है। तो बोलो क्या आएगा? 35 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। मुझे बताना जरा के कैसे आएगा? के कैसे आएगा? नंबर तो नहीं आया तो तोड़ूंगा बेटा। टी कितना आएगा बोलो? 360 लॉग बोलो 35 अपॉन में, सही बात है। अब x कैसे निकालूं? तो यार दिया तो है कि इन तीनों का प्रेशर मिला के 54 है, तो मैंने बोला एट, इसको मैंने जस्ट में इसको भी ऐसे रख रहा हूं कि ये टाइम कुछ भी है, कोई भी टी टाइम है,
तो मेरे को एक बात बताओ, अरे कुछ भी टी टाइम के बाद 35 माइनस एक्स होगा, एक्स होगा, एक्स होगा, क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। जितना समय बढ़ता जाएगा ये उतना घटता जाएगा और ये उतना बढ़ता जाएगा। अरे जितना समय बीतता जाएगा रिएक्शन उतनी प्रोसीड होती रहेगी, उतने ही कम होते जाएंगे, उतने ही ज्यादा होते जाएंगे। तो ये इसीलिए तो मैंने एक्स लिखा है कि चेंज होता रहता है हर समय के साथ ये। अब मेरी पूरी बात समझिएगा, क्लास बोर्ड पे सबकी नजरें, आप लोग बोलोगे टाइम कितने पर, 360 पर, टोटल प्रेशर कितना है 54, इसका मतलब 35 माइनस एक्स जमा एक्स 54 है। एक्स से एक्स कट गया, एक्स की वैल्यू 19 आ गई। तो एक्स को जब मैं 19 डालूंगा तो बोलो कितना आएगा, 2.303 बाय में 360 लॉग 35 बाय में 35 माइनस 19 करूंगा 16 आएगा। और तुम मुझे बस इतना बता दो कि इससे एक आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या ये रेट कांस्टेंट का आंसर है, तो अभी हम होल्ड करेंगे क्वेश्चन में कि नहीं सर ये हमारा अभी के आ गया है, लेकिन ये आया 360 के हिसाब से। एक बार मैं कैलकुलेशन किसके हिसाब से भी कर लेता हूं, 720 के हिसाब से। तो तुम क्या बोलोगे, ये हमारा K1 का वैल्यू है, पहला रेट कांस्टेंट आ गया। अब अगला रेट कांस्टेंट मैं कैसे निकालूंगा, सुनो मेरी बात को, 2.303। अब मैं टाइम कितना लूंगा बोलो, 720 सेकंड पे। कितना बोलो, इंपॉर्टेंट है कार्तिक, 360 सेकंड पे ये बचा है 16। कितना बचा बोलो, तो 720 पे तो और कम हो गया होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, मतलब ये मान लो कि क्वेश्चन को फिर दोबारा से रिपीट करना है, तुम इसको भूल जाओ, अब 720 के हिसाब से कर दो क्वेश्चन को। किसके हिसाब से कर दो, तो 720 के हिसाब से। फिर क्या बोलोगे, लॉग इनिशियल तो 35 और बाद वाला बोलो कितना, 35 माइनस एक्स, लेकिन देखना पड़ेगा 720 पे कितना बचा होगा। तो मैं बोलूंगा जब समय 720 सेकंड हो जाता है तो बताया है उसने कि टोटल प्रेशर ऐसे में कितना होता है बोलो, 63। इसका मतलब इन सब का सम मिला के, इन सब का सम मिला के बोलो कितना होता है, 63। यानी एक्स की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 28। तो यानी कितना आ जाएगा बोलो, 2.303 बाय में 720 लॉग 35 बाय में 7। यार तुम लोग अगर ध्यान से थोड़ा सा समझदारी से कर पा रहे हो ना क्वेश्चन, तो तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे बहुत बढ़िया सी इसके अंदर, क्या 360 सेकंड के बाद रिएक्टेंट बचा है 16 यूनिट का प्रेशर बचा है, और 720 सेकंड के बाद मात्र 7 यूनिट का प्रेशर बचा उसका। क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि रिएक्शन में जितना समय बीतता जा रहा है रिएक्टेंट उतना कम होता जा रहा है, उसका प्रेशर भी उतना ही घटता जाएगा। अरे नहीं आ रही बात समझ में, अनामिका नहीं आई बात समझ में। मैं कह रहा हूं कि आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है ना, तो एक छोटी सी चीज करना, एक बार 360 के हिसाब से क्वेश्चन को कर लेना, एक बार 720 के हिसाब से कर लेना। अगर मैं अलग अलग देता दो क्वेश्चन तो कर लेते हैं ना K1 K2, एक बार 360 के हिसाब से आंसर निकालते हैं और एक बार 300 और 720 के हिसाब से निकालते हैं। तो आपके दो आंसर आते हैं, एक K1 आता है और बोलो क्या आता है, K2 आता। अब तुम लोग बोलोगे कि रेट कांस्टेंट क्या आएगा, तो नेट रेट कांस्टेंट आएगा इन दोनों का बोलो क्या, एवरेज। अब आप कहीं जो पहले क्वेश्चंस कराए सर उनमें था भाई, उनमें मैंने आपको हर बार 2 ही चीज दी थी, बस 2 बार के टाइम दिए थे, तो एक ही के आता था बस। अगर क्वेश्चन में 2 बार 3 बार टाइम आ गया तो 2 बार के निकलेगा और उसका एवरेज निकलेगा। फिर क्या निकलेगा बोलो, इसमें तो हमने एक ही बार निकाला था, इसमें एक ही बार निकाला था, बस इसमें एक चीज और एडिशनल पूछ रही थी, बोलो क्या, रेट। तो रेट मैंने निकाल ली। क्लास बातें नहीं, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। नहीं आया समझ में सुधांशु, क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन कैसे करने। अभी जो तुम्हें मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, इसका सुनो। अरे कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, हाँ इस रिएक्शन को देखो, कर लोगे अब इसको, अरे इसको कर लोगे। 2N2O5 गैस क्या बन रहा है, 2N2O4। तुम कह रहे थे सर ये, अब सुनो उसने क्या पूछा है, क्लास में क्या पूछा, रेट कांस्टेंट, बस क्या पूछा है, टाइम 0 पर इतना। कौन बताएगा कैसे करेंगे, बोलो टाइम 0 पर कितना, 0.5, सीधा इसी का होगा भाई। इसका कितना कितना होगा, चलो बोलो कितने समय बाद, 100 सेकंड के बाद। टोटल प्रेशर 0.5 है, यहां मत रख देना, यहां बोलोगे 0.5 माइनस 2x, यहां 2x, यहां पर x, सीधा बोलोगे k की वैल्यू आएगी 2.303 बाय में t बोलो कितना 100 log 0.5 अपॉन 0.5 माइनस, एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द x। सर उसने दिया हुआ है कि इन सब का, इन तीनों का सम करके मिलेगा 0.512, वहां से x निकाल लो, जस्ट पुट करो, आंसर निकाल लो। सेम क्वेश्चंस कितनी बार देखे आप लोगों ने, 3 बार, 2 बार तो एक्सरसाइज में देख लिया, एक वैसे देख लिया, 3-4 मैंने आपको करा दिए। 6-7 क्वेश्चंस के बाद कमांड बन जाती है एक टॉपिक के ऊपर। क्लियर होता है कि नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे आप लोग गलती नहीं करेंगे। क्लियर है। एक और चीज सुनो, समझ आ गया यहां तक का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं करी होगी, एक बार भी मुझे ऐसा लगता है नहीं करी होगी शायद। क्वेश्चन पढ़े 4.9, लेकिन मैंने बोला रिवीजन में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, रिवीजन में सब
करा दूंगा। 4.9 क्वेश्चन। क्या तुम लोगों को याद है मैंने एक ग्राफ तुम लोगों को करवाया था और उसमें एक बात बोली थी, मैंने एक बात बोली थी कि मेरे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या सारे इफेक्टिव कोलिजन दे पाते हैं? प्रियांशु, क्या मेरे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्शन मिक्सचर के सारे इफेक्टिव कोलिजन दे पाते हैं? नहीं दे पाते। कौन से दे पाते हैं? नंदनी कहाँ ध्यान है भाई? इधर ध्यान दो ना, क्या कर रहे हो? ये टॉपिक्स आ जाएंगे मेरे पेपर में, छूटेंगे। नहीं समझ में आ रहा? केमिकल काइनेटिक्स की क्लासेस ली हैं सारी रिवीजन वाली, करो बच्चों कवर। अभी भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं ना कवर, या आप लोग अलग ही चीज़ें करे जा रहे हो, अभी मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स करा रहा हूँ एंड यू आर डूइंग फिजिक्स में कुछ कर रहे हो, केमिस्ट्री में कुछ कर रहे हो, और फिर बाद में आप लोग जब मैं कुछ और कराऊंगा तो तुम कुछ और करोगे, तो कितनी भी कोशिश कर लेना तैयारी नहीं हो पाएगी फाइनल्स तक भी। अभी पेन ले लो कि अगर सर केमिकल काइनेटिक्स करा रहे हैं, मैं जैसे मर्जी घर पे टाइम निकाल के केमिकल काइनेटिक्स को एटलीस्ट कर लूँ साथ के साथ। सर ने कराए नोट्स, सर ने कराए एक्सरसाइज, मैंने भी करे नोट्स और मैंने भी कर लिया एक्सरसाइज, तो मेरा एक चैप्टर निपट गया। मैंने टेस्ट दिया बिल्कुल उस तरीके से जैसे मैं बोर्ड में तैयार करके जाऊँगा, तो उस तरीके की मेहनत मैंने कर लिया, उसके हिसाब से मैंने पेपर दे दिया है। हर चैप्टर को ऐसे सीक्वेंस से चलाते चलो, फिर तुम देखना कि तुम फाइनल्स के पेपर जब होंगे ना, तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे। आपको लगेगा सब कुछ हमें आता है, बस हमें चीज़ों को दोहराना है बार बार, ऐसा ही लगेगा। लेकिन अगर अभी आप लोगों ने नहीं करा मेहनत, अभी आप सोच रहे हैं कि पेपर तो फरवरी में है, टाइम है हमारे पास, अभी नींद जल्दी आ जा रही है 11-12 बजे, तो फिर दिक्कत है भाई। फिर आप उस समय पूरी सुबह तक भी जागिएगा, कुछ नहीं हासिल होगा। अभी से पेन ले लो। तो मैंने आपको ये बोला था जितने भी फ्रैक्शन, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अरे इंपॉर्टेंट है, नहीं बताया अभी तक से सुन लो, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे इफेक्टिव कोलिजन देते हैं? नहीं, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन दे पाते हैं जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर से क्या होती है, ज्यादा होती है। अरे बताया था ना कि हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनाना पड़ता है, बोलो? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, बोलो क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मेरे मॉलिक्यूल्स के पास वो एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन देंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये कहता है कि बताइए कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के इक्वल हैं या ग्रेटर हैं एक्टिवेशन एनर्जी से, मतलब ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन दे जाएंगे। वही तो, अरे जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है, वही तो क्या देते हैं, बोलो? इफेक्टिव कोलिजन। तो कह रहे हैं ऐसे कैसे कैलकुलेट करूं कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है उससे ज्यादा है। तो इसका सीधा तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इसका फॉर्मूला सीधा होता है e की पावर माइनस EA by RT। मीन्स यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट e की पावर माइनस EA by RT, इट विल गिव्स यू अ नंबर विच मीन्स दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। सुन लीजिए, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर एक सवाल पूछा गया कि मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है उससे ज्यादा है, यानी ये पूछना चाह रहा है ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन देंगे, वही बात है ना दोनों का मतलब। तो उनके नंबर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, e की पावर माइनस EA by RT। अब आपको तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा इसको, तो वही बात आती है कि इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। तो मुझे बताओ इसका नंबर क्या आएगा, इसका नंबर क्या आएगा, बोलो? e की पावर माइनस EA अपॉन में बोलो क्या। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पढ़ के देख लो, उसने एक्टिवेशन एनर्जी दी है, उसने टेम्परेचर दिया है, R तुम्हें पता होता है, तो तुम्हें EA पता है, तुम्हें R पता है, तुम्हें T पता है, तो कैलकुलेट तो होना है, गारंटीड कैलकुलेट होना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये सर मुझे e की पावर सॉल्व करनी, चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को। लेकिन क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्हेनेवर यू सी अ क्वेश्चन इन विच उसने आपसे पूछा है कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा है, यानी कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन दे जाएंगे, तो आपको सीधा इसको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग इसके अंदर लॉग की मदद लेते हैं। किसकी बोलो? तो किसी को तो ये याद करना है, इसके बाद क्या करना है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना जो मैं बताऊंगा। अगर समझ आता है प्रोसीजर बहुत बढ़िया। देखो हमेशा ना पहले नेचुरल लॉग लिया जाता है, कुछ को हो सकता है समझ में नहीं आएगा, जिनको लॉग्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं आएगा, तो डोंट वरी, आप लोग इसको याद करें और उसके बाद जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं वाला याद करना बस। तो ln n बराबर हो जाएगा ln e की पावर माइनस EA अपॉन में क्या RT, वो आगे आ जाएगा, और ln e होता है 1, तो ln n बन गया ये। ln को सिंपल लॉग में करूंगा तो आएगा 2.303 log n बराबर में। तो भैया आज से एक फॉर्मूला याद कर लो,
याद कर लो। क्या याद करोगे? जिन बच्चों को लगता हो कि भाई क्या कैलकुलेट करना है, सर एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करो, आप लोग कर लोगे याद, लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। इसमें n क्या है? n वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा है। प्रियांशु नहीं आ रही बात समझ में? अब बता कैसे कैलकुलेट करेगा? कि ये तेरे को पता है कितना, बोल 209.5, तो इसको किलो जूल में तो जूल में करो, 209 500। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। लेकिन R कितना? 2.303, ये तो है। R 8.314। टेम्परेचर कितना? जब तुम इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो एक नंबर आएगा माइनस में, आएगा। अरे भाई आएगा, ये बताओ। अब n कैसे निकलेगा? n निकलेगा इसका एंटी लॉग, तुम्हें गिवन होगा, एंटी लॉग तुम्हें मिलेगा, एंटी लॉग तुम लोगों को पता होगा, तो सीधा आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आया आशीष? नहीं आया समझ में? तो कभी भी ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है, बट ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि इसी को कन्वर्ट करके ये बनाया गया है और इसके जरिए कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ आया भी या नहीं आया? समझ में किसको नहीं आया? एक बात मैं और बोल देता हूं, सुन लो सुन लो, ए प्लीज शोर नहीं। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये भी तो बोल सकता हूं ना कि n बराबर में अगर ये होता है, या आपके साथ इस बार ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में, या एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह देगा ही नहीं, या आपको रेट कांस्टेंट और रेनिस फैक्टर दे देगा और कहेगा मुझे ऐसे मॉलिक्यूल्स बताओ जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा है। तो तुम लोग जानते हो, समझ गए कुछ बच्चे? तुम लोग जानते हो कि K बराबर क्या होता है? पढ़ा है? तो e की पावर माइनस EA बाय RT इज एक्चुअली इक्वल टू K बाय A, इज एक्चुअली इक्वल टू, तो सीधा चाहूं तो K बाय A से भी इसका रेशियो कैलकुलेट हो सकता है, K मिलेगा और A मिलेगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं कर सकते इसको, बिकॉज इसमें K और A आपको दिया ही नहीं है। बट किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दे कि रेट कांस्टेंट इतना है, अरेनियस कांस्टेंट इतना है, तो बताइए कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो आप बोलेंगे K बाय A वो रेशियो है, इससे निकल आएगा वो नंबर, सीधा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देखो, ये हमने नहीं करा पहले लेकिन अब कर लिया, इसका मतलब ये हमने कर लिया फाइनेंस के लिए, ठीक है? पेपर में आएगा तो आप ये नहीं कह सकते नहीं करा, हमने सब चीजें कर ली हैं पेपर के अंदर से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या तो ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है या ऐसे पूछने वाला है। ओ भाई बताओ हो पाएगा? अब तुम कुछ भी ट्राई करना, सब चीजें बन जाएंगी। एक तुम बार बार मुझसे शूडो फर्स्ट ऑर्डर का बोलते हो, 2 मिनट लगेंगे उसको सुन लो, कुछ भी नहीं है शूडो फर्स्ट ऑर्डर में। सुनो जरा, शूडो फर्स्ट ऑर्डर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए चैप्टर में ना छोटे छोटे टॉपिक बहुत है, लेकिन बताऊं मेजर तौर पे चीजें बड़ी आसान सी आती हैं और पेपर में क्वेश्चन हो जाते हैं। अब सुनो ये क्वेश्चन, सुनो बोर्ड पे, ये है शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 मिनट लगेंगे बस। शूडो मतलब होता है नकली, ये ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो नकली है। नकली मतलब कि फर्स्ट जैसी दिख रही है, फर्स्ट जैसी दिख रही है बट फर्स्ट जैसी है नहीं, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? सुनिए, आप इसको जानते हैं, CH3COO2H5 ईस्टर है। ईस्टर में पानी डालोगे, यू नो दैट कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल बनेगा। भैया आप तो ऑर्गेनिक में भी हमने डील करा हुआ है, तो आप लोग इसको माने कि आपको आता है। हाँ भाई, अब सुन, अगर इसका कंसेंट्रेशन तूने शुरू में 0.01 लिया, ढंग से सुनना भाई, 0.01 लिया लखन, और तूने पानी लिया हुआ 10 के अमाउंट में, शुरू में तो 0 ही होगा ये, तूने पानी लिया 10 और ये मतलब होता क्या है, कभी भी किसी रिएक्शन में कोई एक स्पीशीज बहुत ज्यादा एक्सेस में हो, बहुत ज्यादा, और दूसरी वाली बहुत ही कम ली हो, मतलब एक तो तुमने ले ली 10 मोल, एक ले ली 0.01 मोल। अब तुम मुझे बताना जरा, ध्यान सुनना, जब रिएक्शन होगी तो इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल को खत्म करेगा, एक एक मिलेगा, इसके 5 को पकड़ेंगे, 5 मिलेंगे। तो जब इसका 0.01 मोल खत्म होगा तो उसका भी कितना खत्म होगा? 0.01 ही खत्म होगा, और इसका 0.01 बन जाएगा। अनामिका भाई, अगर इसका 0.01 खत्म होगा तो इसका भी कितना खत्म होगा? 0.01, बिकॉज रिएक्शन की डिमांड क्या है, इसका एक इसके एक से रिएक्ट करता है। अगर यूं होता ना ये एक और ये 2 होता तो फिर इसका एक इसके 2 से रिएक्ट करता, बट रिएक्शन आप कह रही है कि इसका एक इसके एक से रिएक्ट करके एक एक बनाता है। तो अगर शुरू में ये 0.01 है और ये 10 मोल है तो 0 तो ये तो होना ही है, बट रिएक्शन के बाद बड़ी सिंपल सी चीज बोल रहा हूं भाई, अगर ये 0.01 खत्म हुआ तो इसका भी कितना खत्म होएगा? 0.01, और इसका 0.01 बन जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0, और 10 में से अगर 0.01 खत्म होएगा तो बोलो कितना बचेगा? 9.99। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया कार्तिक समझ में?
अब तुम मुझे बताओ जरा, अगर 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 इस रिएक्शन की रेट का रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा बनता कि इस पर भी डिपेंडेंसी होती, इस पर भी डिपेंडेंसी होती, मतलब इस पर भी होती और इस पर भी होती, तो देखने में तो ये सेकंड ऑर्डर है, देखने में तो, अरे देखो तो सही, ये वाले के ऊपर पावर 1, ये वाले के ऊपर पावर 1, कैसी ऑर्डर है बोलो? सेकंड ऑर्डर। पावर 1 जुड़ेगी तो सेकंड ऑर्डर है। लेकिन आप ये ना भूलें, जैसे के रेट कांस्टेंट होता है, के कांस्टेंट होता है, आपको नहीं लगता कि ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ रिएक्शन वी कैन से दैट कि H2O की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है, H2O की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि 10 से 9.99 होना कोई भी खास चेंज, लेकिन कोई कहेगा फिर तो ये भी चेंज नहीं है। अरे यार 0.01 का 0 हो गया, ये बहुत बड़ा चेंज है। कोई चीज बहुत थोड़ी सी थी उसमें से खत्म होगी तो बहुत बड़ा चेंज है ना? ये वैसे ही कि एक बाल्टी में से एक डब्बा निकाला, चेंज बड़ा है, बट एक डब्बा पानी निकाला और एक समुद्र में से एक डब्बा पानी निकाला, कोई चेंज। तो मैं कहूंगा कि वैसे तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट क्योंकि पूरी कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान H2O लगभग कांस्टेंट ट्रीट हो सकता है, कांस्टेंट ट्रीट। तो मैं अगर इसको कांस्टेंट मान लूं तो K इंटू में कांस्टेंट, बोलो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। देखो वो क्या बोलता है, K डैश इंटू में H2O का वैल्यू एक नया कांस्टेंट बन जाएगा K। अरे यार तुम्हें समझ नहीं, पता नहीं मैं कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं, ऐसा लग रहा है नहीं आ रहा समझ में। तो मैं बोलूंगा अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट बन जाएगा। अब मुझे बताओ जरा कैसी रिएक्शन लग रही है ये? फर्स्ट ऑर्डर। कैसी लग रही है बोलो? फर्स्ट ऑर्डर लग रही है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, दूसरा वाला रिएक्टेंट तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा है, तो डिपेंडेंसी उस पर है ही नहीं। इसीलिए बोलो इसको क्या बोलते हैं? शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताया तो पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, आपको बस यही है, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। रिएक्शन बिहेव करेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, इन रिएक्शंस को बोलते हैं शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरी बात समझेगी कैसे इनको रिएक्शंस को पकड़ना है एग्जाम में। सर इन रिएक्शंस के अंदर वो आपको बोलेगा कि कभी भी किसी रिएक्शन में कोई एक स्पीशीज बहुत ज्यादा एक्सेस में है और दूसरी स्पीशीज बहुत कम है उसके मुकाबले, तो आप जब ये रिएक्शन करेंगे ना तो पता लगेगा कि एक की कंसंट्रेशन में कुछ खास चेंज, तो इट विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट। उसको किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं बोलो? कांस्टेंट की तरह। तो रिएक्शन की जो रेट है ना वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट में डिपेंड करे जो कम वाला है, इसलिए ये कैसे बिहेव करती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती सेकंड ऑर्डर है, लेकिन किसकी तरह बिहेव करती है बोलो? फर्स्ट ऑर्डर की तरह। क्योंकि वैसे तो दोनों पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए थी, बट ये क्योंकि कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो कांस्टेंट इनटू ये कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट बना दिया, K डैश इनटू H2O एक नया कांस्टेंट बना के उसको K लिख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट विल कॉल्ड एज अ शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ भी या नहीं हुआ? समझ नहीं आया? पक्का बताओ। तुम लोगों को ट्यूशन है, तुम दोनों जाओ बस, बाकी रुकेंगे। अरे इससे बच के जाओ थोड़ा सा, तुम लोगों को भी छोड़ रहा हूं, चिंता मत करो। मेरे को बस तुम लोगों को ये बताओ भाई, अब ओए क्लास प्लीज देखो भाई, तुम लोग शुरू से अब चैप्टर को कवर करोगे और अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग चैप्टर अच्छे से कवर करके आए। शुरू से देखोगे तो रेट लॉ, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन था, फिर आप लोगों के ग्राफ मैंने आपको समझाए हैं, इसके बाद ये आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन सारे करवा दिए थे, ऑर्डर करवा दिया था, मॉलिक्यूलैरिटी आपको बता दिया गया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर का भी बताया। कोई भी ड्राइव पे मत जाए, ड्राइव नहीं आता आपके एग्जाम में, यू जस्ट हैव टू लर्न द रिजल्ट। आपको सिर्फ रिजल्ट आना चाहिए भाई, तो रिजल्ट आता है इनफ है। ग्राफ आपको सिखाए थे मैंने स्लोप के हिसाब से, नहीं आ रहा याद, बताया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लोगों को इक्वेशन वगैरह बता चुका हूं, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा काम इसमें समझ में आ जाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल्स जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लास में अभी डिस्कस नहीं करे, पहले जरूर बताए थे। जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई के, टेक्स प्लेस बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, जितने भी रेडियोएक्टिव डीकेज होते हैं कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका बोलो? ऐसे ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, जैसे कि बोलता है कि मेटल के सरफेस पे होने वाली जो रिएक्शंस होती है ना वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस। गोल्ड के सरफेस पे HI का टूटना, HI टूटेगा H2 और I2 में, गोल्ड के सरफेस पे HI का टूटना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही आपको बताता भी